अपन ने जो एक बार पहले कल पढ़ा था वो रिवाइज करेंगे, उसके बाद अपन आगे चलेंगे, है ना। और आज अपना मेनली कंपनीज एक्ट का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना वो खत्म हो जाएगा। इंट्रोडक्शन मतलब क्या, चैप्टर 1 की जो डेफिनेशंस अभी के लिए रेलेवेंट है वो खत्म हो जाएगी। चैप्टर्स कौन कौन से हैं, पूरा कोर्स क्या है, वो आज पूरा डिस्कस हो जाएगा। आज मैं तुमको मेन जो चैप्टर्स के सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होते हैं कहाँ पे खत्म होते हैं वो पूरा समझा दूंगी। तो पूरा कंपनीज एक्ट का कोर्स क्या है वो सारा आज तुमको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक सबको, बोलो हाँ है ना। तो आज अपना ये खत्म होके कल से अपना चैप्टर नंबर 2, जिसमें अपन ने अभी तक सिर्फ ओपीसी पढ़ा है, उसके बाकी के सारे सेक्शंस अपन कल से पढ़ना चालू कर देंगे। मतलब कल से अपना चैप्टर नंबर 2 जो मेन कोर्स है कंपनीज एक्ट का वो स्टार्ट हो जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में आता सबको। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे 3 तरीके की होती है, चेक करो। चार्टर कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनीज और रजिस्टर्ड कंपनीज। बोलो हाँ है ना। चार्टर कंपनी कौन सी होती है जो किसके थ्रू इनकॉर्पोरेट की जाती है? किंग, क्वीन, डिक्टेटर या फिर गवर्नमेंट के थ्रू जो इनकॉर्पोरेट होती है। स्टैट्यूटरी कंपनीज कौन सी होती है? जिसके लिए एक स्पेशल स्टैट्यूट लॉ बनाया जाता है, जैसे कि एलआईसी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी सेबी हो गया, इन सब के लिए। ठीक है। थर्ड हमारे पास कौन सी कंपनी है? रजिस्टर्ड। जो अभी हमारे पास कंपनी है वो सारी कंपनीज कौन सी है? रजिस्टर्ड कंपनीज। और रजिस्टर्ड कंपनी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया है? 220 में दिया है। बोलो हाँ है ना। अच्छा, रजिस्टर्ड कंपनी के बाद हमारे पास 2 सेक्शंस और है, 221 और 222। 221 है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वाली, और 222 है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। गारंटी वाली कंपनी के केस में आप जो शेयर होल्डर का लाइबिलिटी है वो कितना लिमिटेड रखते हो? जितना गारंटी किया है। और जो गारंटी वाला अमाउंट है वो कब मंगवाओगे? एक फर्स्ट डे से ही मंगा लोगे क्या? वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगाओगे। ऐसा क्यों बोला है कि वाइंडिंग अप के टाइम पर मंगाएंगे? सुनना इधर ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल लेती हूँ गारंटी कंपनी का। ठीक है। सपोज करो कंपनी का नाम है दक्ष प्राइवेट लिमिटेड, और ये गारंटी कंपनी है। कौन सी कंपनी है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है। अब दक्ष जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगा तो फर्स्ट डे पैसा देगा क्या इसमें? क्या इस कंपनी में क्या फर्स्ट डे कोई भी शेयर कैपिटल होगी या नहीं होगी? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है सिर्फ, विदाउट शेयर कैपिटल। मैंने वो कॉम्बिनेशन वाली बात नहीं करी है जो थर्ड टाइप था कि गारंटी और शेयर कैपिटल दोनों है, दोनों नहीं है। सिर्फ कौन सी कंपनी है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो जिस दिन कंपनी दक्ष इनकॉर्पोरेट करेगा फर्स्ट डे पर इस कंपनी में कोई शेयर कैपिटल नहीं होगी। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में विदाउट शेयर कैपिटल वाली में कोई शेयर कैपिटल नहीं है। तो बात ये आती है कि फिर ये कंपनी काम कैसे करेगी? भाई अगर पहले दिन कंपनी के पास कैपिटल ही नहीं है, भाई किसी को भी बिजनेस करने के लिए कैपिटल तो चाहिए ना, तो इस कंपनी के पास में कहां से पैसा आएगा? क्योंकि कैपिटल तो है नहीं। बोरिंग्स के थ्रू आएगा, और डिबेंचर्स भी बोल लो, बोरिंग्स बोल लो, डिबेंचर्स बोल लो, पर कैपिटल करके भी तो कुछ तो होना चाहिए ना। बोरिंग्स लोन हो गई, डिबेंचर्स भी लोन हो गया, ये तो होगा। उसके अलावा इस कंपनी के पास पैसा कहां से आएगा? ये कंपनी जब फर्स्ट डे काम करेगी तो इस कंपनी में कोई भी शेयर कैपिटल नहीं होगी। ये क्लियर हो रहा है क्या सबको? बोलो है ना। पर इस कंपनी में पैसा फिर कहां कहां से आएगा? तुमने मुझे बोला बोरिंग्स के थ्रू आ सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं। बोलो हाँ या ना। बोरिंग्स हो सकता है, डिबेंचर्स हो सकता है, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं। और कहां से पैसा आ सकता है इस कंपनी में? कोई आपको डोनेशन दे सकता है, ग्रांट हो सकती है। बोलो हाँ या ना। ग्रांट और डोनेशन भी तो हो सकता है ना, जहां से तुम्हारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। बोलो क्लियर हो रहा है क्या? क्योंकि अगर आपकी कंपनी में फर्स्ट डे शेयर कैपिटल नहीं है तो तुम तुम्हारी क्लास 12 का या सीए फाउंडेशन का एनपीओ अकाउंट्स में जो पढ़ते हो वो रिवाइज करो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग एंट्रीज आती है क्या तुम्हारे? आती है। उसमें तुमको याद हो तो तुम है ना ये लिखते हो कि कंपनी के पास जो पैसा आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है? सब्सक्राइबर्स के थ्रू आ रहा है, जिसको हम सब्सक्रिप्शन मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन मनी। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके पास पैसा कहां से आता है? सब्सक्रिप्शंस के थ्रू। किसके थ्रू?
सब्सक्रिप्शंस या फिर ग्रांट और डोनेशन के थ्रू जब वो पहले बार काम करती है तब। बोलो क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब अगर इस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, क्या नहीं है? शेयर कैपिटल, तो फिर ये कंपनी के पास पैसा ग्रांट, डोनेशन या फिर मैं बोल दूं सब्सक्रिप्शन के थ्रू आ सकता है। समझ में आ रही है क्या बात सबको? हाँ या ना? पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुना, अगर ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, कौन सी कंपनी है ये? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसमें कोई शेयर कैपिटल है या नहीं है? इसमें कोई शेयर कैपिटल नहीं है, तो पैसा कहां से आया? सब्सक्रिप्शन से आया, ग्रांट से आया, डोनेशन से आया, बोरो किया, डिबेंचर्स के थ्रू आया। बोलो हाँ है ना? इसका मतलब ये कंपनी अगर ग्रांट ले रही है, ये कंपनी को अगर डोनेशन मिल रहा है, ये कंपनी को अगर सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? सब्सक्रिप्शन, तो ये कंपनी मैं बोल सकती हूँ काइंड ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गई। जिस कंपनी को, जो कंपनी चल ही किसके बेसिस पे रही है, मतलब पहले दिन से, जिस दिन मैंने काम करना चालू किया उस दिन से ये कंपनी चल किसके बेसिस पे रही है? मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ग्रांट मिल रही है, डोनेशन मिल रहा है, तो ऐसी कंपनी को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर मेरी खुद की कंपनी होती तो मैं शेयर कैपिटल के थ्रू काम करती। किसके थ्रू? शेयर कैपिटल। तो इसका मतलब है ये मेरी कंपनी, पर कौन सी है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी कंपनी है? और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 कंपनी होती है। कौन सी कंपनी होती है? अब वापस सुनना, कौन सी कंपनी है, ध्यान से सुनो। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में कोई शेयर कैपिटल नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास जिसने गारंटी किया है अमाउंट, किसने किया है अमाउंट? गारंटी किया है जिसने भी अमाउंट, वो पैसा हमको कब देगा? वो पैसा कंपनी को कब देगा? वाइंडिंग अप के टाइम पे। ये तुम पढ़ के आए हो, पढ़ा है ना सी फाउंडेशन में, कि जो गारंटर है या फिर जो कंपनी का मेंबर है जिसने गारंटी दी है, यही होता है कंपनी का मेंबर जिसने क्या दी है? गारंटी दी है, वो पैसा कब देगा? वाइंडिंग अप के टाइम पे। मतलब जिसकी कंपनी है, जो इस कंपनी का मेंबर है, जैसे दक्ष इस कंपनी का मेंबर है, ये दक्ष कंपनी को पैसा देगा, पर पहले दिन देगा कि वाइंडिंग अप पे देगा? वाइंडिंग अप पे। तो कंपनी को पहले दिन पैसा कौन दे रहा है? ग्रांट, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, बोरिंग्स, डिबेंचर्स। तो कंपनी अगर पहले दिन इनसे चल रही है तो ये कंपनी को मैं और स्पेसिफिकली अगर क्लासिफाई करूंगी तो किस में करूंगी? सेक्शन 8 कंपनी, एनपीओ में। क्योंकि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव है कि आप एजुकेशन को प्रमोट करते हो, है ना, फॉर सोसाइटी, आप हेल्थ को प्रमोट करते हो फॉर सोसाइटी, आप वेलफेयर करना चाहते हो, तो आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है। कौन सी कंपनी है? और ये ध्यान से सुनो, मैक्सिमम ऑफ द गारंटी कंपनी जो होती है, कौन सी कंपनी? गारंटी कंपनी, वो सेक्शन 8 कंपनीज होती है। कौन सी कंपनी? क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी में भी जनरली पहले दिन कोई शेयर कैपिटल नहीं होती। पहले दिन की बात कर रही हूँ। आ रही है क्या बात समझ में? आता सबको? बोलो हाँ है ना? तो अगर ऐसी कंपनी में हम दक्ष से पैसा कब मांगेंगे? वाइंडिंग अप के टाइम पे। अच्छा, लिमिटेड कंपनी है ना, तो लिमिटेड कंपनी के केस में आप शेयर होल्डर से पैसा मांग सकते हो, पर अप टू द गारंटीड अमाउंट। उसके पर्सनल एसेट ले सकते हो क्या? कल पढ़ा था ना, पर्सनल एसेट नहीं ले सकते। पर्सनल एसेट तो आप अनलिमिटेड कंपनी के केस में ले सकते हो, पर आप लिमिटेड कंपनी के केस में पर्सनल एसेट नहीं ले सकते। बोलो बात समझ में आ रही? इसका मतलब अगर कल जाके ये कंपनी का वाइंड अप होता है, क्या होता है कंपनी का? वाइंड अप। और वाइंडिंग अप के टाइम पे दो सिचुएशंस हो सकती है, सुना ध्यान से। कल वाला एग्जांपल ही थोड़ा सा कंटिन्यू कर रही हूँ। वाइंडिंग अप के टाइम पे दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन, लाइबिलिटी इज लेस देन असेट। दूसरी सिचुएशन, लाइबिलिटी इज मोर देन असेट। ठीक है, लाइबिलिटी लेस देन असेट है, लाइबिलिटीज कम है, असेट ज्यादा है, और कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, तो क्या दक्ष से पैसे मांगेंगे? क्या दक्ष को बोलेंगे क्या कि गारंटी अमाउंट लेके आओ कंपनी में? नहीं, क्योंकि जब कंपनी के पास पैसा पड़ा है, कंपनी की असेट ज्यादा है, तो दक्ष से गारंटीड अमाउंट मांगने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? तो इफ लाइबिलिटी इज लेस देन असेट, तो गारंटर को कोई अमाउंट यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है क्या? क्योंकि गारंटर से तो हम तभी पैसे मांगेंगे ना जब हमारे पास पैसे कम पड़ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो पैसे कम कब पड़ेंगे? इफ लाइबिलिटी इज मोर देन असेट। जैसे कल वाला एग्जांपल लेते हैं, लाइबिलिटी 10,000 करोड़ की है,
वो याद है क्या? कंपनी आस्था की जो कंपनी थी उसमें लाइबिलिटी 10,000 करोड़ की थी, असेट कितना कम पड़ गया पैसा? किससे लोगे? किससे लोगे? दक्ष से लोगे? कितना अमाउंट लोगे? जितना गारंटी किया होगा, पूरा नहीं लोगे, क्योंकि कंपनी अनलिमिटेड थोड़ी है, कंपनी कौन सी है? लिमिटेड। तो पूरा मांगोगे कि गारंटी मांगोगे? सिर्फ जितना गारंटी। सपोज दक्ष ने गारंटी किया था, कितना गारंटी किया था? 2,000 करोड़। तो कितना मांग सकते हो? 3,000 पूरा या 2,000? 2,000 ही मांग सकते हो। तो 1,000 करोड़ क्या? बेड डेट खत्म। समझ में आ रही क्या? क्योंकि लिमिटेड कंपनी में आप शेयर होल्डर या मेंबर से या गारंटर से पूरा पैसा नहीं मांग सकते। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्लियर है सबको? श्योर, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है? कितना पैसा मांगोगे इससे आप? पूरा की जितना गारंटी किया है? कब मांगोगे? तो पहले दिन पैसा कौन दे रहा है? सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ग्रांट। तो मेनली ये कंपनी कौन सी कंपनी होती है? सेक्शन 8 कंपनी होती है। और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो दो सिचुएशन हो सकती है वाइंडिंग अप के टाइम पे, या तो लाइबिलिटी इज लेस देन असेट या फिर लाइबिलिटी मोर देन। अगर लाइबिलिटी लेस देन असेट है तो गारंटर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास खुद के पास पैसा पड़ा है ना। अगर लाइबिलिटी मोर देन असेट है तो किसके पास जाओगे? और उसको बोलोगे कि जितनी भी तुमने गारंटी दी थी वो पैसा दे दो। क्लियर है कॉन्सेप्ट? पक्का? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन कौन सा है? 2, सेक्शन 2, सेक्शन 221, पता नहीं कौन सा है, 220 है, 21, 20, पक्का 21 है। कंपनी इज 220, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज 221 जी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एस 222। क्लियर है? गारंटी कंपनी क्लियर है सबको? ये पिक्चर क्लियर है? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? अब सुना ध्यान से। 222 में कौन सी कंपनी है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। वेरी गुड। 222 में कंपनी है, कौन सी कंपनी है? लिमिटेड बाय शेयर्स। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में पहले दिन शेयर कैपिटल होती है कि नहीं होती है? फर्स्ट डे शेयर कैपिटल होती है। याद करो अकाउंट्स, एप्लीकेशन मनी आएगा, अलॉटमेंट आएगा, फर्स्ट कॉल आएगा, सेकंड कॉल आएगा, थर्ड कॉल है तो थर्ड कॉल भी आएगी। बोलो हाँ है ना? तो आप शेयर होल्डर से पूरा पैसा मंगाओगे जब तक वो उसका जितना भी पैसा था अनकॉल्ड अनपेड अमाउंट जो है, जब तक वो पूरा पे नहीं कर देता। तभी तो आप एप्लीकेशन पे पैसा अलग लेते हो, अलॉटमेंट पे अलग लेते हो, फर्स्ट कॉल पे अलग लेते हो, सेकंड कॉल पे अलग लेते हो। इसका मतलब एज पर दी बुक्स आप शेयर होल्डर से पूरा पैसा पहले दिन ले लेते हो, या फिर आप शेयर कैपिटल वाली कंपनी में शेयर होल्डर से पैसा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी कभी भी मांग सकते हो। लाइफ टाइम ऑफ कंपनी में कभी भी मांग सकते हो। पहले दिन मांग सकते हो, बीच में कभी जरूरत पड़ेगी तब भी मांग सकते हो, और वाइंडिंग अप पे भी मांग सकते हो। तुमको अगर याद हो तो ये बात अपन ने सीए फाउंडेशन में पढ़ी है कि शेयर कैपिटल वाली जो कंपनी होती है उस केस में आप शेयर होल्डर से पैसा मांग सकते हो पहले दिन, कभी आपको बीच में जरूरत पड़ जाए पैसे की तब भी, और वाइंडिंग अप पर भी मांग सकते हो। पर कितना मांग सकते हो? जितना उसका अनपेड वैल्यू है, उससे ज्यादा आप नहीं मांग सकते। बोलो बात समझ में आ रही है सबको? इसका मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में पहले दिन क्या होगा? शेयर कैपिटल, और लास्ट डे भी ऑफ कोर्स शेयर कैपिटल होगा। क्लियर है यहां तक सबको? अब इसमें अगर कंपनी का वाइंड अप होता है, दो सिचुएशन होगी। कंपनी का नाम क्या है? सेम कंपनी है, दक्ष प्राइवेट लिमिटेड, और कंपनी विद शेयर कैपिटल है ना? वाइंडिंग अप होता है, लाइबिलिटी चलो लाइबिलिटी मोर देन असेट, सॉरी पहले लेस वाला था ना, लाइबिलिटी लेस देन असेट, लाइबिलिटी मोर देन असेट। इस केस में शेयर होल्डर से पैसा मांगने की जरूरत है क्या? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा है। तो यहाँ पे आपको शेयर होल्डर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। क्या यहाँ पे पैसा मांग सकते हो क्या? हाँ। और कभी कंपनी को बीच में जरूरत पड़ जाए कि कंपनी को किसी क्रेडिटर को पे करना है, कंपनी को किसी डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस रिडीम करना है, रिडम्पशन करना है डिबेंचर्स का, तो कंपनी पैसा मांग सकती है क्या? मांग सकती है। तो कंपनी विथ शेयर कैपिटल वाली जो होती है वो पहले दिन से लेकर लास्ट डे तक जब चाहे तब पैसा मांग सकती है। और कितना मांग सकती है? अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स।
क्लियर? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ड्यूरिंग दी लाइफ कभी भी पैसा नहीं मांग सकती, क्योंकि वो कंपनी किस पर चल रही है? ग्रांट्स, डोनेशन। तो वो डोनेशन ले लेगी, वो ग्रांट ले लेगी, वो सब्सक्रिप्शन लेगी लोगों से, क्योंकि वो वेलफेयर कर रही है। और अगर कंपनी वेलफेयर कर रही है तो लोग उसको पैसा देने के लिए तैयार है। अगर कोई कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है और वो वेलफेयर कर रही है तो लोग उसको पैसा देने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? तुम अगर मुकेश अंबानी के पास, रिलायंस कंपनी के पास भी जाओगे ना कि सर हमारी कंपनी में डोनेशन दे दो, हमारी सेक्शन 8 कंपनी है, वो देने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि हर कंपनी को CSR करना होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये करना हर कंपनी के लिए कंपलसरी है। और अगर ये करना हर कंपनी के लिए कंपलसरी है तो वो तुम्हें पैसे देने में एक बार भी सोचेगी नहीं। समझ में आ रही है क्या बात सबको? इसीलिए तुम्हारा ड्यूरिंग द लाइफ कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। पर वाइंडिंग अप करना हुआ तब डोनेशन से थोड़ी होगा, वाइंडिंग अप डोनेशन से नहीं होगा, तो उसमें किसके पास जाओगे? गारंटर मेंबर के पास, जिसने गारंटी दी है। क्लियर है? बोलो बात सबको। तो डिटेल क्लियर है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। 220 किसका है? कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का 222 और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का 221। पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक? श्योर किसी को भी? अब सुनना मेरी बात, अपन ने कंपनी को डिवाइड किया दो पार्ट्स में। ये कंपनी का सेक्शन है 220। मैं भी तुमको थोड़ी देर बाद गूगल पे भी दिखाऊंगी कि कितनी कंपनी गारंटी वाली है और कितनी कंपनी शेयर कैपिटल वाली है ना। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। सेक्शन बोलना गारंटी वाली कंपनी का 221। वेरी गुड। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का? तुम्हें क्या लगता है रियल लाइफ में मैक्सिमम कंपनीज कौन सी होती होगी? गारंटी वाली होती होगी या शेयर कैपिटल वाली होती है? शेयर कैपिटल वाली। तो एक बार के लिए मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसी कंपनी होती नहीं है, ऐसी होती है। मैक्सिमम कंपनी कौन सी होती है? शेयर्स वाली। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वाली जो कंपनी है, अच्छा वापस एक बार रिवाइज करते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी में जाओ। सबसे पहले कंपनी किस बेसिस पे डिवाइड होती है? इनकॉर्पोरेशन। तीन होती है, कौन कौन सी? चार्टर, स्टैट्यूटरी, रजिस्टर्ड। तीनों में से सबसे ज्यादा कंपनीज कौन सी होती होगी? रजिस्टर्ड। तो ये रजिस्टर्ड कंपनी है। समझ में आ रही है बात सबको? इस रजिस्टर्ड में दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सबसे ज्यादा होता होगा। अब नेक्स्ट टाइप चेक करो कौन सा है? लाइबिलिटी। अच्छा, लाइबिलिटी में यहाँ पे मैं डिवाइड कर सकती हूँ फर्दर कि कंपनी लिमिटेड बाय, हमारे पास जो लाइबिलिटी वाली कंपनी वो दो होती है, कौन कौन सी? लिमिटेड और अनलिमिटेड। तो लिमिटेड कंपनी ज्यादा होती होगी या अनलिमिटेड कंपनी ज्यादा होती होगी? लिमिटेड कंपनी। समझ में आ रही बात सबको? वापस डिवाइड करते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे तीन पार्ट में होती है, पहली, दूसरी, तीसरी। सबसे ज्यादा कंपनीज तीनों में से रजिस्टर्ड वाली। क्लियर? रजिस्टर्ड कंपनीज में हमारे पास दो तरीके की कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली। लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी ज्यादा होती होगी या अनलिमिटेड वाली? कौन सी? लिमिटेड वाली। तो अनलिमिटेड को क्रॉस कर दूं तो लिमिटेड कंपनी मेरे पास सबसे ज्यादा होती है। लिमिटेड कंपनी में कंपनी जो है वो दो तरीके से डिवाइड होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ज्यादा होती होगी, 90%, 99% कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कम होती है। बोलो यहां तक पिक्चर क्लियर है सबको? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? इसके बाद टाइप चेक करो कौन सा है। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, मतलब कंपनी में शेयर कैपिटल है, हाँ या ना? इसका मतलब ये कंपनी फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। कितने पार्ट्स में? चेक करो। कंपनी लिमिटेड, सॉरी, मेंबरशिप के बेसिस पे कितनी कंपनीज होती है? ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक। सेक्शंस बताओ फटाफट से। ओपीसी का, प्राइवेट, पब्लिक, और एक और इसमें ऐड कर दूं क्योंकि वो प्राइवेट का ही टाइप है ना। कौन सा सेक्शन? वेरी गुड। क्लियर है? यहां तक कितनी कंपनीज हो गई? ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक और स्मॉल कंपनी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, ओपीसी कंपनी किसको बोलते हैं हम? जिसमें सिर्फ
1 पर्सन होता है एज अ मेंबर, उसके बाद आपको सेक्शन 3 फॉलो करना पड़ता है। बोलो हाँ है ना। प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें 3 चीजें आर्टिकल्स के थ्रू रेस्ट्रिक्टेड होती है। पहला, रेस्ट्रिक्टिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दूसरा, मैक्सिमम मेंबर्स 200 एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी में नहीं होगा। थर्ड, पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते, प्रोहिबिटिंग द इन्विटेशन टू ऑफर फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। क्लियर है यहां तक सबको? प्राइवेट कंपनी क्लियर है। नेक्स्ट कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। पक्का? और ऐसी कंपनी जो कौन सी कंपनी नहीं है, प्राइवेट नहीं है, वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अपन ने स्मॉल कंपनी पढ़ा था। स्मॉल कंपनी में लिखा है ये वो कंपनी होती है जो पब्लिक कंपनी नहीं है। 2 पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, नोट्स निकालो फटाफट से। तुमको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मेरे साथ बोलना। देख के क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 50 लाख से कम। सोच लो, 50 लाख से कम होना चाहिए, मतलब 50 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, है ना। ये लिखा है पेड अप शेयर कैपिटल। और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। कितना प्रिस्क्राइब्ड है? 10 करोड़। टर्नओवर पीएनएल अकाउंट के हिसाब से प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का शुड नॉट एक्सीड कितना? 2 करोड़। और हायर अमाउंट 100 करोड़। ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल रूल्स के हिसाब से कितनी कर दी? 4। टर्नओवर कितना कर दिया? और ये स्मॉल कंपनी का सेक्शन 3 कंपनीज को नहीं लगता। कौन कौन सी? सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी, कंपनी गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट। क्लियर है स्मॉल कंपनी का सेक्शन? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक? कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी? अच्छा, इसमें से सबसे ज्यादा कंपनीज कौन सी होती होगी? प्राइवेट की पब्लिक? सबसे ज्यादा कंपनीज प्राइवेट। सबसे ज्यादा कंपनीज कौन सी होती है? प्राइवेट होती है। पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसमें थोड़ी सी कम कौन सी हो गई? पब्लिक कंपनी। उसके बाद अपन ने चेक करो टाइप में और क्या पढ़ा है। कंट्रोल। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी प्राइवेट हो पब्लिक हो, कंट्रोल तो इसके बाद ही आएगा। इससे पहले कैसे कंट्रोल आएगा? पहले कंपनी बनेगी, या तो ओपीसी बनेगी, या प्राइवेट बनेगी, या पब्लिक बनेगी, या फिर स्मॉल कंपनी बनेगी। इन स्मॉल कंपनी में से बनती नहीं। स्मॉल कंपनी तो एक स्टेटस होता है। प्राइवेट कंपनी में से ही तो कुछ कंपनी स्मॉल कंपनी का स्टेटस लेती है ना। बोलो हाँ है ना। तो स्मॉल कंपनी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये तो इसी का जस्ट एक पार्ट है। ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कंपनी मेन हो गई। कौन सी? ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक। क्लियर है? अब इस ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किस बेसिस पर? कंट्रोल के बेसिस पर, जिसमें हमारे पास 3 तरीके की कंपनी आती है। होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट। होल्डिंग का सेक्शन, सब्सिडरी का और एसोसिएट का डेफिनेशन तुमको याद है? सम एक्सपेक्ट कर रही हूँ, है ना, क्योंकि ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है। कहाँ पे? सीए फाउंडेशन में। क्लियर? नेक्स्ट टाइप चेक करो कंपनीज का। ओनरशिप में क्या लिखा है? फॉरेन कंपनी हो सकती है, या फिर कौन सी? अगर सपोज पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी है, और इसमें 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो ये पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। हाँ या ना? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये प्राइवेट कंपनी है, इस प्राइवेट कंपनी में 55% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। समझ में आ रही है क्या बात सबको? अच्छा, ये पब्लिक कंपनी ना इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो ये कंपनी फॉरेन कंपनी हो जाएगी। ये प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ये कंपनी कौन सी कंपनी? फॉरेन कंपनी। समझ में आ रही है? फॉरेन कंपनी का सेक्शन बोलो 240। पक्का? और गवर्नमेंट कंपनी का 245। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में तो सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी है और बैंकिंग इंश्योरेंस इसी में से ही निकलेगा। सेक्शन 8 कंपनी हो गई तो इसमें से ही आएगी। बैंकिंग कंपनी इसी में से आएगी, प्राइवेट पब्लिक में से, और इंश्योरेंस कंपनी भी इसी में से ही आएगी। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक किसी को? बोलो हाँ या ना। इसके बाद नेक्स्ट, वर्किंग में कौन सी? अब ये प्राइवेट पब्लिक कंपनी अगर काम कर रही है तो एक्टिव कंपनी है, नहीं काम कर रही है तो डोरमेंट कंपनी है। मतलब मेन क्लासिफिकेशन कंपनी का हम जो रियल लाइफ में देखते हैं वो होता है ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक। बाकी तो सब इसी में से डिराइव हो रही है।
समझ में आ रही है क्या? तो जितनी भी टाइप्स ऑफ कंपनीज है वो सब 3 मेन कंपनीज में से डिराइव होती है, ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करूं तो 2 में से डिराइव होती है, प्राइवेट और पब्लिक, क्योंकि प्राइवेट में से ही ओपीसी आता है, प्राइवेट में से ही स्मॉल आता है। समझ में आ रही है क्या बात सबको? तो मेनली कंपनी 3 तरीके से मेन मान लो, ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक, और छोटा करे तो प्राइवेट और पब्लिक। पक्का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पूरे चार्ट में? श्योर। अब अपन पढ़ेंगे कौन सी कंपनी लास्ट हमारे पास, एक्टिव और डोरमेंट। कोई भी कंपनी, डोरमेंट का बेसिक मीनिंग तो क्लियर है, ऐसी कंपनी जो काम नहीं करती है, ऐसी कंपनी जो स्लीपिंग कंपनी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डोरमेंट कंपनी। कोई भी कंपनी स्लीपिंग कंपनी या डोरमेंट कंपनी क्यों बनना चाहेगी? क्योंकि मेरी बात सुनो, एक चीज ऐड ऑन करती हूँ, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मुझे लेना पड़ेगा। मतलब अगर मैं कंपनी हूं और मैं कोई काम नहीं कर रही हूं तो गवर्नमेंट मुझे डोरमेंट नहीं बोलेगी। अगर मैं कंपनी हूं और मैं कोई काम नहीं कर रही हूं तो गवर्नमेंट मुझे डोरमेंट नहीं बोलेगी। मुझे गवर्नमेंट को जाके बताना पड़ेगा कि मैं कोई काम नहीं कर रही हूं इसलिए मुझे डोरमेंट बना दो। तो मैं गवर्नमेंट को जाके क्यों बोलूं कि मुझे डोरमेंट बना दो? साइंटिफिक रीजंस, वेरी गुड। और असेट होल्ड करना है, क्यों करना है असेट होल्ड? किसके लिए? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, वेरी गुड। और क्या रियल लाइफ में एक्चुअली ऐसे कोई काम करता होगा क्या कि आज मैंने कंपनी बना ली और मैंने गवर्नमेंट को जाके बोल दिया कि यार मुझे ना 3-4 साल तक कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, तो आप है ना मेरे को डोरमेंट कंपनी डिक्लेयर कर दो। क्या होगा डोरमेंट कंपनी डिक्लेयर करने से, ये बता देती हूँ। अगर मैं डोरमेंट कंपनी बन जाती हूँ तो तुमको ध्यान होगा कि डोरमेंट कंपनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं करती है। और डोरमेंट कंपनी को कंपनीज एक्ट के इतने सारे 470 सेक्शंस भी एप्लीकेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि कंपनी है अगर रिसर्च वर्क कर रही है, साइंटिफिक रिसर्च वर्क कर रही है, फ्यूचर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो ऐसी कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सेल्फ टाइम चाहिए। और इसीलिए ऐसी कंपनी गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस में, कंपनीज एक्ट के कंप्लायंस में टाइम वेस्ट ना करे, तो वो बोलती है कि हमें 2-3 साल का टाइम दे दो। फॉर एग्जांपल 2-3 साल का मुझे टाइम दे दो, 2-3 साल के लिए मुझे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए ताकि मैं अपना काम कर सकूं और तुम मेरे को बार बार परेशान नहीं करो कि आज ये सबमिट करो, आज ये सबमिट करो, आज 30 दिन में ये करो, साल कंप्लीट हो गया, ये एनुअल रिपोर्ट साइन करके दो, एनुअल रिटर्न दो, ऑडिट करके दो, ये सब तुम मेरे को परेशान ना करो। इसीलिए मुझे कौन सी कंपनी बनना है? डोरमेंट कंपनी बनना है। बात समझ में आ रही है क्या तक सबको? बोलो हाँ या ना। पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं डोरमेंट कंपनी में? तो कोई भी कंपनी डोरमेंट कंपनी क्यों बनेगी? अगर वो क्या कर रही है, रिसर्च वर्क कर रही है, या फिर वो फ्यूचर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, या फिर उसने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स असेट, ये वाला असेट होल्ड कर रखा है, पेटेंट कॉपीराइट ले रखा है किसी चीज का जिसपे वो काम करने वाली है। समझ में आ रही है क्या बात सबको? तुम शार्क टैंक देखा है सबने? शार्क टैंक में तुमने देखा होगा कि जनरली जो शार्क्स होते हैं वो सामने वाली कंपनी से पूछते हैं कि तुमने इस कंपनी में कब से काम करना चालू किया। पूछते हैं ना कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कब करी, और तो वो कितनी बार ऐसा बोलता है कि कंपनी हमने इनकॉर्पोरेट तो 2000 सपोज 18 में कर ली थी, पर हमने 2 साल तो इस कंपनी में रिसर्च वर्क ही किया, या 1 साल तो हमने कंपनी में रिसर्च ही करी। तो हमने कंपनी में रिसर्च ही करी मतलब हमने कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किए। हमारा फोकस था कि हम कैसे इस कंपनी को जब बाजार में जाएंगे कैसे इसको लॉन्च करेंगे, तो वो उसमें हमको डिस्टरबेंस ना हो, तो हमने कंपनी को रजिस्टर करवा लिया। हमने कंपनी को क्या करा लिया? रजिस्टर। और उसके बाद हमने कंपनी में काम करना चालू कर दिया। समझ में आ रही है क्या बात सबको? तब तक के लिए हमारी कंपनी कौन क्या रहेगी? डोरमेंट कंपनी। और रियल लाइफ में किसी भी डोरमेंट कंपनी को मैक्सिमम 5 साल तक डोरमेंट रहने के लिए अलाउड होता है। कितने सालों के लिए? 5 साल। मतलब अगर आज मैं कंपनी को रजिस्टर कर रही हूँ और मेरी कंपनी डोरमेंट कंपनी है, मैं गवर्नमेंट को कह रही हूँ मेरे को रिसर्च करना है, डोरमेंट कंपनी बना दो, तो मैं कितने साल तक डोरमेंट रह पाऊंगी? 5 साल तक। क्योंकि आप कितना रिसर्च कर रहे हो जिसमें 20 साल थोड़ी लगेंगे। आप कंपनी चालू करने का प्लान कर रहे हो तो 20 साल थोड़ी लगाओगे रिसर्च करने में, कमाओगे कब? कंपनी कब बनाओगे फिर? तो 5 साल मैक्सिमम टाइम हो सकता है कंपनी में क्या करने का? डोरमेंसी का स्टेटस ऑक्यूपाई करने का। समझ में आ रही है क्या बात सबको? बोलो हाँ या ना। क्लियर सबको? श्योर।
इससे ज्यादा तो आपको वैसे भी रिसर्च में क्या टाइम क्या ही लगेगा। अगर आपकी कंपनी 5 साल से ज्यादा के लिए डोरमेंट रहती है तो जनरली गवर्नमेंट उसको लिक्विडेट कर देती है, वाइंड अप कर देती है कि यार 5 साल से ज्यादा कौन सा रिसर्च कर रहे हो। तो रियल लाइफ में 5 साल से ज्यादा का कोई डोरमेंट स्टेटस नहीं होता। पक्का बात क्लियर है, सबके दिमाग में जा रही है क्या? अब जो कंपनी डोरमेंट नहीं है उसके अलावा सारी कंपनीज कौन सी हो जाएगी? एक्टिव कंपनी। और ये कहाँ लिखा है? सेक्शन नंबर 455 में। पक्का क्लियर है? श्योर? वापस चलो एक बार स्टार्टिंग में, ये यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ कंपनी का पूरा चार्ट खत्म कर दिया। सबसे पहली कंपनी कौन सी है? इनकॉर्पोरेशन बेसिस पे 3 कंपनी, कौन कौन सी? चार्टर। मेरे साथ में तुमको ये करना है, आ जाओ। कॉपी पेन कुछ नहीं चाहिए हाथ में, जैसे मैं कर रही हूँ तुम्हें मुझे देख के कॉपी करना है। सबसे पहले कंपनी, हाथ ऊपर करो। सबसे पहले कंपनी, हाथ ऊपर करो फटाफट से। सबसे पहले कंपनी, ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे देखो, ऐसे करो कि यहाँ पे ये मेरी कंपनी है इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे। 3 टाइप्स में होती है, पहला चार्टर, दूसरा स्टैट्यूटरी, तीसरा चार्टर और स्टैट्यूटरी इतनी ज्यादा कंपनीज नहीं होती, कट करो। रजिस्टर्ड कंपनी होती है, करते जाओ मेरे साथ में। कौन सी कंपनीज होती है? रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? 2। कौन कौन सी? लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी लिमिटेड बाय, वेरी गुड, लिमिटेड के लाइबिलिटी के बेसिस पे लिमिटेड कंपनी और लिमिट। सबसे ज्यादा कंपनीज कौन सी होती है? लिमिटेड। अनलिमिटेड को हटा दो, हटाओ, हटा दो, हाथ चलना चाहिए, वेरी गुड, हटाओ। लिमिटेड कंपनी हो गई। लिमिटेड कंपनी 2 तरीके की होती है, कौन कौन सी? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में पैसा कब मांगोगे? क्या हुआ, हाथ क्यों रुक गए? गारंटी में करते रहो। गारंटी में पैसा कब मांगोगे? वाइंडिंग अप के टाइम पे। उससे पहले कौन देगा पैसा फिर? सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ग्रांट के थ्रू आएगा। हटाओ, क्योंकि ये कंपनी भी ज्यादा, हटा दो, हटा दो, वेरी गुड। नेक्स्ट, इधर 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 आओ। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है फर्दर? 3। कौन कौन सी? वेरी गुड। प्राइवेट, हाथ नहीं रुक गए फिर? पूरे लॉ में यही करना है अब तुमको। पहली ओपीसी, दूसरी, हाँ नमन, दूसरी कंपनी, वेरी गुड। तीसरी कंपनी पब्लिक कंपनी। पहली कौन सी है? दूसरी प्राइवेट, तीसरी और चौथी स्मॉल कंपनी। ओपीसी का सेक्शन, ओपीसी का सेक्शन मेरे को दिख नहीं रहे हो एक्शन करते। ओपीसी का सेक्शन 262, प्राइवेट का, वेरी गुड, पक्का। पब्लिक, पक्का 268, पब्लिक कंपनी का और स्मॉल कंपनी का। अच्छा, ये मेनली 3 टाइप्स ऑफ कंपनी, 4 टाइप्स ऑफ कंपनी हो गई। किसके बेसिस पे? मेंबरशिप के बेसिस पे। किस बेसिस पे? अब इस कंपनी में फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है, वापस करो, कंट्रोल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? ये कंट्रोल गवर्नमेंट का, गॉड का, जिसका भी तुम मानते हो। किसका कंट्रोल है? किसका कंट्रोल है? कंपनी का कंट्रोल 3 तरीके से। कैसे? होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। वापस, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। होल्डिंग कंपनी सेक्शन, वेरी गुड, होल्डिंग का सेक्शन 246, सब्सिडरी का 280, पक्का, और लास्ट एसोसिएट का 26। ये किसके बेसिस पे कंपनीज हो गई? कंट्रोल के बेसिस पे। कंट्रोल डन। उसके बाद में नेक्स्ट बेसिस पे ओनरशिप के बेसिस पे 2 कंपनीज हो सकती है, फॉरेन कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं? जो कंपनी प्लेस ऑफ बिजनेस। और नेक्स्ट कौन सी कंपनी है? किसको बोलते हैं? जिसका पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है? से। और इसके बाद कंपनीज किस में डिवाइड होती है? जो बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें वन टाइप है सेक्शन 8 बैंकिंग इंश्योरेंस फर्दर। क्लियर है? 5 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से चार्ट गो थ्रू कर। गो थ्रू करना है, फिर मैं एक चार्ट बना रही हूँ, वो कॉपी करना है तुमको, है ना? हाँ, आ जाएगा। हेडिंग वही डालेंगे, समरी लिखेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनी, और इसको पूरा कॉपी करना है। सेक्शन तुम्हें खुद को लिखना है, फिर एक बार रिवाइज करूंगी, फिर आगे चलेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनी,
हाँ यहाँ तक हो गया। सेक्शन लिखते जाना साथ का साथ। यहाँ तक हुआ। ये सारी कंपनीज इनमें डिवाइड होती है, वर्किंग, कंट्रोल, ओनरशिप, ऑब्जेक्ट, इन 4 बेसिस पे कंपनीज डिवाइड हो रही है। हाँ बस। ऑब्जेक्ट के बेसिस पे फर्दर और भी डिवाइड हो सकता है। हाँ डन। चल फटाफट से कॉपी कर लो, फिर इसको एक बार और रिवाइज करते हैं, फिर आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे। क्या? मेन लेक्चर्स सुबह वाले, शाम की क्लासेस चल रही बराबर। अभी उनके सबसे पहले वापस बताओगे, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ क्लास, छोड़ दो पेन, हाँ पेन रख दो, आ जाओ। सेक्शंस भी बोलोगे मेरे साथ में, है ना? फटाफट से सेक्शन तुमको याद आने चाहिए, मैं नहीं बोलूंगी कोई भी सेक्शन। सबसे पहले कंपनी, हाँ हाँ चलाओ।
हाँ दिमाग सब कुछ, हाँ सबसे पहले कंपनी किस बेसिस पर, इनकॉर्पोरेशन बेसिस पे। तीन टाइप में, पहला, करते जाओ मेरे साथ दक्ष, हाँ पहला, दूसरा, कौन सा, तीसरा, रजिस्टर्ड कंपनी। दोनों कंपनी किसी काम की नहीं है। मैक्सिमम कंपनीज कौन सी होती है, रजिस्टर्ड में लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन सी, लिमिटेड और अनलिमिटेड। कोई काम का नहीं है, लिमिटेड है। लिमिटेड में कंपनी कितने तरीके की होती है, दो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एक्टिंग करते जाओ, कौन सी कंपनी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी वाली कंपनी इतनी नहीं होती है। अच्छा, नॉर्मली गारंटी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी होती है। नॉर्मली गारंटी कंपनी कौन सी होती है, सेक्शन 8 कंपनी, बोलो हाँ है ना। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, चार। किस बेसिस पर, मेंबरशिप के बेसिस पे। पहली कंपनी, एक ही मेंबर होना चाहिए ओपीसी में। दूसरी कंपनी स्मॉल कंपनी जो प्राइवेट कंपनी का पार्ट है। तीसरी कंपनी प्राइवेट, और चौथी कंपनी पब्लिक। चार कंपनीज हो गई, ओपीसी, स्मॉल, प्राइवेट और पब्लिक। अब ये सारी कंपनीज चार पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला, एक्टिंग करते जाओ मेरे साथ, पहला, पहला, दूसरा, पक्का, तीसरा, चौथा, वापस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वापस, पहला, दूसरा, तीसरा, वेरी गुड, चौथा। वर्किंग के बेसिस पे कंपनी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला एक्टिव, दूसरा डोरमेंट। पहला एक्टिव, दूसरा डोरमेंट, वेरी गुड। ओनरशिप के बेसिस पे कंपनी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, ओनरशिप के बेसिस पे। ओनरशिप में कौन कौन सी है, दो, कौन कौन सी, फॉरेन और गवर्नमेंट। कौन कौन सी, फॉरेन और गवर्नमेंट। और नेक्स्ट कौन सा था, कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पे तीन, कौन कौन सी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, वेरी गुड। कौन कौन सा, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। और लास्ट कौन सा है, कौन से दो, बहुत सारे हो सकते हैं, सेक्शन 8, बैंकिंग, इंश्योरेंस। समझ में आ रहा है तुमको, तुमको मैं ऐसे क्यों याद करा रही हूँ, ये न्यू ट्रिक अनलॉक्ड है थ्योरी सब्जेक्ट के लिए। मैंने अनलॉक करी थोड़े दिन पहले। अभी क्या हो रहा है ना, मेरी डॉटर छोटी है, 1 साल 4 महीने की है। तो तुमको याद है बच्चों को, तुम्हें भी, जब तुम भी छोटे थे तो तुमको पोयम्स याद नहीं होती थी। जैसे अभी मेरी बेटी को बोलना थोड़ी आता है इतना अच्छे से, इतना क्लैरिटी से बोलना नहीं आता, पर उसको सारा सुनाई दे रहा है, सारा सुनाई दे रहा है, सारा सुनाई दे रहा है। तो हम जब भी उसके साथ कोई पोयम उसके सामने चला देते, दिखा नहीं रहे उसको पोयम, हमने उसके सामने कोई म्यूजिक चलाया, कोई पोयम सुनाया, वो म्यूजिक देख के पहचान जाती है कि मेरे को क्या एक्टिंग करनी है। जैसे म्यूजिक चलता है वो एक्टिंग करना चालू जाती है। जैसे अगर हाथी राजा वाली पोएम चलेगी तो वो हाथी राजा की एक्टिंग करने लग जाएगी। बंदर वाली पोएम चलेगी तो बंदर वाली, उसमें आएगा कि रोए बंदर, रोया तो ऐसे ऐसे करने लग जाती, रोया बंदर। फिर ऐसे बुलाते हैं कि बंदर मामा आओ ना, तो ऐसे करती बंदर मामा ना, तो ऐसे उसको याद है चीजें। तो एक्टिंग करने से क्या होता है, सारे सेंसेस आपके काम कर रहे होते हैं। दूसरी, आपको नींद नहीं आती है। तीसरा, आपका लर्निंग पावर बढ़ जाता है। ऐसा मुझे फील हुआ, इसीलिए एक्टिंग करना जरूरी है, और स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट में, क्योंकि तुमको इसमें नींद नहीं आएगी। और आई थिंक आज तुमको खाना खाने के बाद जो नींद चढ़ती है वो नहीं आई होगी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। समझ में आ रही है क्या बात सबको, क्लियर, पक्का, कोई दिक्कत नहीं आता, समझ में आ रहा है। अब अपन पढ़ेंगे केस स्टडी। है पेन पेंसिल एक बार रख दो, है ना, बाद में करना अब डिसाइड। एक केस स्टडी पढ़ेंगे, उससे हमारे सारे चैप्टर्स डिसाइड हो जाएंगे। और केस स्टडी को बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए नहीं बोलूंगी, पर उससे सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे कि चैप्टर्स का बेसिक क्या है, सिर्फ एक केस स्टडी से, एक केस स्टडी से। क्लियर है, बोलो यहाँ तक सबको, चलो आ जाओ। तो तुमको मैं लेके चलती हूँ गूगल पे। आज अपन ओयो कंपनी का केस स्टडी पढ़ेंगे। नाम तुमको सबको पता है, फुल फॉर्म पता है ओयो का, फुल फॉर्म नहीं चेक किया कभी, OYO, क्या फुल फॉर्म है इसका, ऑन योर ओन, ऑन योर ओन रूम्स, ऑन योर ओन, मतलब आप खुद से, आप खुद से सब इसमें जो रूम्स आपको अवेलेबल है, जो फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है, वो इसलिए इसका नाम क्या रखा, ऑन योर ओन रूम्स। ठीक है, अब इसकी पूरी केस स्टडी पढ़ेंगे और इस केस स्टडी को फिर समराइज करेंगे, फिर अपना सेक्शन होगा कंप्लीट आज पूरा। क्लियर है, केस स्टडी ध्यान से सुनना, समझना, इसको मैं तुम्हारे लिए सिंप्लीफाइड करती जाऊंगी धीरे धीरे।
ओयो रूम्स स्टाइलिश्ड एज, स्टाइलिश्ड है, देखो इसके भी, तुम्हारे स्टाइलिश नहीं पर इसके तो है, स्टाइलिश्ड एज OYO, ऑल्सो नोन एज OYO होटल्स एंड होम्स, इज एन ऑब्वियसली इंडियन कंपनी है, तो तुमको पता है, शार्क टैंक पे सबने देखा ही होगा इसके ओनर को, कौन है इसका ओनर? रितेश अग्रवाल। इज एन इंडियन मल्टीनेशनल हॉस्पिटैलिटी चेन ऑफ लीज्ड एंड फ्रेंचाइज्ड होटल्स। क्या इसके खुद के होटल्स होते हैं क्या ओयो के, या किसी और के होटल्स पे इसका ब्रांडिंग है? किसी और के होटल पे इसका ब्रांडिंग है, मतलब इसका तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। फिर ये कंपनी करती क्या है देखते हैं। होम्स एंड लिविंग स्पेसेस, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुड़गांव में। फाउंडेड इन कौन से साल में? तुम कौन से साल में पैदा हुए? तो तुम 6 साल के थे जब इसने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली थी। समझ में आ रही बात सबको? फाउंडेड इन 2012 बाय रितेश अग्रवाल। ओयो इनिशियली कंसिस्टेड मेनली ऑफ बजट होटल्स। बजट होटल्स मतलब जो लोगों के बजट में हो, बहुत महंगे होटल्स में अब इन्होंने काम करना चालू किया है, पहले नहीं था। पहले इनका ऑब्जेक्टिव था कि हमको जो थोड़े से लो रेंटल वाले जो रूम्स होते हैं उसमें हमको बेटर फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड करनी है। महंगे होटल्स की जैसे मेरिट और इन सब की बातें नहीं कर रहे अपन अभी। समझ में आ रही बात सबको? हालांकि अब कंपनी ने उसमें भी काम करना चालू कर दिया है। फिर लिखा है जनवरी 2020 में इट हैज मोर देन, कितनी प्रॉपर्टीज है इनके पास में? प्रॉपर्टीज इसका मतलब कितने होटल्स हैं इनके पास में? 43,000 होटल्स है जिसके साथ इन्होंने क्या कर रखा है? कोलैबोरेट कर रखा है। एंड कितने रूम्स है? 1 मिलियन रूम्स अक्रॉस कितनी सिटीज में? 800 सिटीज। ये तो जनवरी 2020 की बात करें, अभी तो 25 चल रहा है। अब इसके बाद तो कितनी ग्रोथ हो गई होगी वो अपन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, है ना? और कितनी कंट्रीज में? अच्छा, इनकॉर्पोरेट कब हुई? 2012 में। 20 तक सोचो, 80 कंट्री में इन्होंने अपना ब्रांड बना लिया। 1 मिलियन रूम्स और कितने प्रॉपर्टीज? 40,000। समझ में आ रही बात सबको कि कंपनी अभी किस पोजीशन में? हिस्ट्री पढ़ते हैं अपन को, क्योंकि अपन को इसकी हिस्ट्री से ही काम है। 2012 में रितेश अग्रवाल की जो कंपनी है उसका ब्रांडिंग इज ओयो, OYO, पर कंपनी का नाम क्या था? ओरावल स्टेज। कंपनी का नाम क्या है? लॉन्च्ड ओरावल स्टेज, ये इसकी कंपनी का नाम है। ब्रांडिंग ओयो से होती है। तुमको पता है क्या? कंपनी का नाम अलग होता है, ब्रांडिंग अलग होती है ना। तो ओरावल स्टेज एज अ बजट अकोमोडेशन, मैंने बताया क्या होता है, लिस्टिंग एंड बुकिंग वेबसाइट, later renamed to OYO in 2013 shortly after launching Oracle Stays। मतलब Oracle Stays को जब रितेश अग्रवाल ने स्टार्टिंग में 2012 में इनकॉर्पोरेट किया ही था, तो इन्होंने इसमें कितने इनके पास में रूम्स या कितने इनके पास में होटल्स कोलैबोरेट हुए थे? 2 होटल्स और 10 रूम्स, 10 से 11 रूम्स। कितने होटल्स? 2 से 3 होटल्स में इन्होंने अपना ब्रांडिंग किया, जहां पे इन्होंने, अब ये काम क्या कर रहे थे वहां पे, जैसे सपोज करो किसी का होटल बना हुआ है, अब वो उस होटल को बना तो दिया पर उसको मैनेज तो करना होता है ना, बेटर तरीके से, बेटर लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है। क्योंकि होटल सर्विसेज में है क्या, उनका जो क्वालिटी है वो आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं वही मेन होता है। हाँ या ना? कस्टमर, जैसे उनका कस्टमर आया है, कोई रहने आया है, तो आपने उनका वेलकम किया, वेलकम ड्रिंक दे दिया, फ्री में ब्रेकफास्ट दे दिया, यही तो है होटल्स का। तो बोलो हाँ है ना? आपने अगर एक्स्ट्रा बेड मांगा तो वो भी अवेलेबल हो गया। तो ये सारी चीजें होटल्स की फैसिलिटीज होती है, इसी पर ये कंपनी काम करती थी। तो इनिशियली इस कंपनी में इसने जब अकेले काम किया, तो इसने जब अकेले काम किया तो कितने होटल्स के साथ कोलैबोरेट हो पाया? सिर्फ 2 होटल्स और 10 से 11 कमरे इनको अवेलेबल हो पाए। बोलो बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो उस टाइम पे ये कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, बोलो हाँ ना? पर इसने जो 2 होटल्स ऑक्यूपाई किए, जो 10 रूम्स ऑक्यूपाई किए, इट एक्चुअली वर्क। जो इसका कॉन्सेप्ट था कि लोगों को मुझे क्वालिटी डिलीवर करना है, क्या डिलीवर करना है? क्वालिटी। उनको मुझे क्या करना है? अच्छी फैसिलिटीज देनी है, उनको ब्रेकफास्ट फ्री देना है जिससे कस्टमर वापस आए। तो इनके रिपीट कस्टमर्स बढ़ रहे थे। कितने होटल्स में? 2 होटल्स में, 10 रूम्स में। तो बेसिकली इनका जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छा काम कर रहा था। यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक सबको क्लियर है? इसके बाद शॉर्टली, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई धीरे धीरे काम अच्छा करेगा तो लोग आएंगे पैसा देने के लिए, या फिर आप भी जा सकते हो किसी के पास पैसा लेने के लिए। आपको पैसा देने के लिए तैयार बैठे हैं लोग, बस आइडिया होना चाहिए। बोलो हाँ है ना? आज के टाइम पे अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि कैपिटल नहीं है मेरे पास में, पैसा नहीं है। पैसा कोई बैरियर है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जो तुमको पैसा देने के लिए तैयार है, तुम बस वैसा आइडिया लेके आओ। समझ में आ रही है क्या बात सबको? तो कैपिटल कोई बैरियर नहीं है, ठीक है? तो इसने जब काम स्टार्ट किया कितने होटल से?
2 होटल से, और कितने रूम्स, 10 रूम। कौन से ईयर में, 2012 में। अब अपन चल रहे हैं कौन से ईयर में, 2000 टाइम हो गया है क्या, अच्छा कौन से ईयर में, अपन 2013 में अपन चलते हैं। शॉर्टली आफ्टर लॉन्चिंग ओरावल स्टेज, रितेश अग्रवाल रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ कितने का, $1 lakh as a part of Thiel Fellowship, a 2-year program from PayPal co-founder Peter Thiel। मतलब इनको किसी से पैसा मिला, कितना पैसा मिला, $1 lakh। कौन से साल में, 2013 में अप्रोक्सीमेटली। अच्छा 2013 में $1 लाख मिला था। अभी कितना रेट है डॉलर का, 85 87 अप्रोक्सीमेटली इतना ही है। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2025। ये कब की बात हो गई, 10 साल पहले की बात हो गई, 10-12 साल पुरानी बात हो गई। तो मैं जो रेट है डॉलर का अप्रोक्सीमेटली उसको 40-45 रुपीज मान लूं भाई, 40-45-50 इतनी होगी। अभी अपन चेक कर लेंगे अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, अपन 45 मान लेते हैं, है ना। आज 80 है तो अपन उसको 10 साल पहले कितनी मान लेते हैं, 45 मान लेते हैं। चलो तो $1 लाख 45 रुपीज के हिसाब से बताओ कितने हो गए, 45 लैक्स। बोलो बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है सबको। 45-50 लाख जो भी इसको मिला, इसको कंपनी से मिल गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद चलो कौन से साल में मिला था, 2013 में कंपनी को पैसा मिला। मार्च 2016 में ओयो एक्वायर्ड द टीम ऑफ, अब ये इसको और लोग चाहिए, क्योंकि क्या हुआ था 2013 तक जब इसको ये 45 लाख और 50 लाख रुपए जो भी मिला था, तब तक इसने कितने रूम्स कर लिए थे, 10 होटल्स। कितने होटल्स, 10 होटल्स इसके पास यहां तक हो चुके थे 2013 तक। जब इसने खुद का पैसा चालू किया था, जब इसने खुद के पैसे से काम किया तो 2 होटल्स पे था। जब इसको और फंडिंग मिली तो इसने और क्वालिटी पे काम किया और मैनेजमेंट पे काम किया, और कितने कितने होटल्स के साथ कोलैबोरेट कर लिया, 10 to 11 होटल्स के साथ में। यहाँ तक पिक्चर सबको क्लियर है, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद 2016 में अब और लोग आए, क्योंकि और पैसा चाहिए, अगर और होटल्स के साथ कोलैबोरेट करना है, आपको और लोगों के साथ जाना है। तो ओयो acquired the team of Quilk Pass founded by Rahul Gupta and Rishi Swami to set up and lead its data science department। मतलब बेसिकली थोड़ा सा और रिसर्च वर्क किया। कौन सा वर्क किया, रिसर्च वर्क। और इसके लिए भी पैसा तो चाहिए, अगर आप रिसर्च भी करते हो तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, और पैसा चाहिए। तो और पैसा कब मिला, ये पहले तो ये टीम एक्वायर करी 2016 में, मार्च 18 में। ओयो acquired China based service apartment operator Novastocotia Boutique Homes to establish its presence, ये तो सर्विस अपार्टमेंट ही है, in the service apartment and corporate executive stay segment. It acquired weddings in a Mumbai based online marketplace for wedding venues and vendors। और इसने साथ में और बेटर काम किया, जैसे कि शादी बुकिंग्स के लिए भी आपको रूम चाहिए होते तो बेटर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड कर रहा है ओयो रूम्स वाला। समझ में आ रही है क्या बात सबको, किसके साथ कोलैबोरेट करके, होटल्स के साथ कोलैबोरेट करके। बेसिकली इसने अपना ट्रस्ट और बिल्ड कर दिया 2018 में, और इनके साथ और ज्वाइन कर लिया। क्लियर यहां तक पिक्चर। नेक्स्ट 2019 में ओयो एंड एयरबीएनबी। व्हाट इज एयरबीएनबी, सुना है किसने कभी, एयरबीएनबी, नहीं। एयरबीएनबी एक कॉन्सेप्ट है जो इंटरनेशनली फॉरेन में यूज होता है। क्या है ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो होटल्स है, या जो मैंने बार बार बोल रही ना, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज होना चाहिए। अगर आप रूम में रह रहे हो तो सुबह ब्रेकफास्ट आपको अवेलेबल होना चाहिए। नहीं तो आप सोचो होटल में आप मस्त एकदम रेस्ट करने गए हो, है ना, अब उसके बाद आपको सुबह ब्रेकफास्ट के लिए देखना पड़े कि कहाँ जाऊंगा बाहर ब्रेकफास्ट करने, या होटल में तुमको ब्रेकफास्ट करने के लिए कहीं जाना पड़े तो वो, या फिर ब्रेकफास्ट के लिए अलग से पैसा देना पड़े, तो उससे क्या होता है, जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड नहीं होता। अगर उसको फ्री ब्रेकफास्ट मिलता है तो वो खुश होता है, हाँ या ना। भले वो फ्री ब्रेकफास्ट रूम में इंक्लूडेड है, वो एक अलग बात है, पर वो खुश होता है फ्री ब्रेकफास्ट देके, फ्री ब्रेकफास्ट, हाँ या ना। और फ्री ब्रेकफास्ट रूम में आ रहा है आपके पास में तो वो बेस्ट है। तो इस तरीके से कि जो फैसिलिटी है ये बेड और ब्रेकफास्ट वाली, ये किसका कॉन्सेप्ट है, एयरबीएनबी का, जिसको बोलते हैं एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट। क्या बोलते हैं, एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट, जहां पे आपको बेड और फ्री ब्रेकफास्ट मिल रहा है। बात समझ में आ रही है सबको। फिर क्या लिखा है, इट इज एन अमेरिकन कंपनी ऑपरेटिंग एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म होम स्टेज। तो क्लियर है, तो ओयो भी यही करना चाह रहा था, ओयो जो है वो भी यही करना चाह रहा था, एयरबीएनबी वाला कॉन्सेप्ट।
ठीक है, तो क्या लिखा है 2019 में ओयो और एयरबीएनबी अनाउंस्ड पार्टनरशिप वेयर ओयो वुड लिस्ट देयर प्रॉपर्टीज इन द एयरबीएनबी प्लेटफॉर्म्स। इन मार्च 19 ओयो ने 1400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया, कहां पर, इंडिया और बाकी अदर कंट्रीज में। मतलब लोगों को बोला कि अगर आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर लो। समझ में आ रही बात सबको, मतलब और लोगों को ही लाना चाह रहा था। क्लियर। पर एक बात बताऊंगी, अभी थोड़ा सा डिटेल में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ओयो ने जो अपने इन्वेस्टर्स चूज किए ना, वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली चूज किए। हर किसी को इन्वेस्टर चूज किया नहीं है, क्योंकि जब ये 2018-19 में ये कंपनी इतनी बड़ी बन गई थी कि तुम खुद सोचो 2020 में तो ये 80 कंट्रीज में थी, तो 2019 में तो ये बड़ी कंपनी बन चुकी थी। तो 2019 में या 2018 में या 2016 में या 2013 में इसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत स्ट्रैटेजिकली और बड़े इन्वेस्टर्स को चूज किया, इसने छोटे इन्वेस्टर्स को चूज ही नहीं किया। समझ में आ रही है बात सबको। फिर क्या लिखा है, In April 19, Oyo announced a strategic global distribution partnership with Hotel Beds. The company also announces joint venture, ये नाम याद रखना, SoftBank। क्या है ये SoftBank? SoftBank इज अ जापानीज। SoftBank एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है, और सबसे बड़ी कंपनी है जिसने आज तक लोगों को बहुत सारा पैसा दिया है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। मैंने बोला ना, ओयो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स बहुत स्ट्रैटेजिकली चूज किए, जिसमें से वन ऑफ द इन्वेस्टर कौन हो गया, SoftBank कंपनी है, जिसका काम ही क्या है, लोगों को पैसा देना कि तुम पैसा लो अपनी कंपनी को ग्रो करो। और ये मेजर इन्वेस्टर है, 45% ऑफ द स्टेक ओयो के इसके पास है। अभी का नहीं पता, जब इनिशियली जब आई थी तो इसके पास ही था। समझ में आ रही बात सबको। तो SoftBank क्या लिखा है, इज अ जापानीज मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन टोक्यो दैट फोकसेस ऑन, फोकस किस पे है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पे। बोलो बात समझ में आ रही है यहां तक। फिर क्या लिखा है, The group primarily invests in companies operating in technology that offer goods and services to customers in a multitude of market and industries ranging from the internet to automation, with over $100 billion in capital. $100 billions लिखा है, $100 और फिर क्या लिखा है, billions लिखा है। At its onset, SoftBank Vision Fund is the world's largest technology-focused venture capital fund. मतलब लोगों को अगर पैसा चाहिए तो ये बैंक एक ऐसा बैंक है जो आपको बहुत ज्यादा पैसा प्रोवाइड कर रहा है फॉर ग्रोथ ऑफ योर कंपनी। और इसने किसमें और ये कौन सी कंपनी है, ये इंडिया की नहीं है, कहाँ की है, जापानीज बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इसने किसमें इन्वेस्ट किया है, हमारी ओयो कंपनी में इन्वेस्ट किया है। समझ में आ रही है, SoftBank एंड याहू। जापान इन 2019, इन May 19 में अपन आ गए, ओयो announced the acquisition of Amsterdam based leisure group। अब ये कहाँ पे शिफ्ट हो गए, थोड़ा सा नॉर्मल रूम से थोड़ा सा लग्जरी रूम्स और लग्जरी होटल्स को भी ये अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे थे। यूरोपियन वेकेशन रेंटल कंपनी फॉर डॉलर कितने रुपए का, 415 million. In July 19, Oyo announced the acquisition of Innovate, a co-working space in New Delhi. In August 19, Oyo made its first major investment in the US. Oyo ने अब सबसे पहला इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया बाहर। इंडिया खत्म, अब कहाँ इन्वेस्ट करना है, बाहर। तभी तो और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, बाहर भी अपन अपनी कंट्री को, अपने कंपनी को ग्रो करेंगे। फर्स्ट मेजर इन्वेस्टमेंट इन यूएस बाय परचेजिंग द होटर्स कैसीनो होटल। समझ में आ रही है बात सबको। नियर द लास वेगास स्ट्रिप इन पार्टनरशिप विद यूएस बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी। इन सितंबर देखो कितना काम कर रहा है, हर महीने कुछ ना कुछ खरीद रहा है, हर महीने कंपनी में पैसा ला रहा है। अगस्त में ये किया, मई में वो किया था, सितंबर में फिर आ गया। सितंबर 19 में ओयो अनाउंस द वापस एक्विजिशन कर लिया कोपेनहेगन बेस्ड डेटा साइंस फ्रॉम डायनामिका फॉर $10 million। अब अपन चलते हैं जनवरी 21 पे। जनवरी 21 में ओयो रूम्स कोलैबोरेटेड विद यात्रा, Airbnb, Ease My Trip to form the Confederation of Hospitality, Technology and Tourism Industry, an industry group for the tourism sector of India। तो इन लोगों के साथ इसने वापस से कोलैबोरेट किया सो दैट इसकी कंपनी और ग्रो करे। इन जून में ये किया, अक्टूबर में आओ, ओयो अपॉइंटेड दीपा मलिक एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। याद है मैंने पढ़ाया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए,
जरूरी है तो लिखा है कि इन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया मलिक को एज द कंपनी ऑन द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन दिसंबर 21. ओयो ऑनबोर्डेड फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन राजनीश कुमार एज इट स्ट्रेटेजिक ग्रुप एडवाइजर. इन्होंने एसबीआई के चेयरमैन को भी, जो पहले चेयरमैन थे उनको भी ले लिया कि आज हमारी कंपनी में एडवाइस करो. समझ में आ रही है सबको बात? सबको क्लियर हो रहा है? तो सारे अच्छे लोगों को ही इसने अपनी कंपनी में लिया है. बहुत ज्यादा एक अच्छा स्मार्टनेस है रितेश अग्रवाल का कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में. समझ में आ रही बात सबको? आगे चलते हैं. इन May 22 ओयो अनाउंस द एक्विजिशन फिर से यूरोप बेस्ड कंपनी डायरेक्ट बुकर वैल्यूइंग द लेटर एट अराउंड $5.5 मिलियन. सितंबर में पूरा जो भी इन्होंने किया. अब अपन चलते ऑपरेशंस. 2019 में ओयो के पास में कितने एम्प्लॉइज है? 17,000 एम्प्लॉइज ग्लोबली, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 8,000 इंडियन है, बाकी साउथ एशिया. ओयो होटल्स एंड होम्स लीजेस एंड फ्रेंचाइजेस असेट्स. द कंपनी इन्वेस्ट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, हायर्स जनरल मैनेजर्स टू ओवरसी द ऑपरेशन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस. ये इनका मेन फोकस है. Oyo set up 26 training institute for hospitality enthusiasts across India in 2019. अब लोगों को अगर आपको क्वालिटी ऑफ वर्क सिखाना है, होटल मैनेजमेंट जिसको तुम सिंपल तरीके से करते हो, तो उसके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी तो चाहिए, लोगों को वैसा सिखाना भी तो पड़ेगा. तो इसने कितने इंस्टीट्यूट्स ऐसे सेटअप कर रखे हैं? 26 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप कर रखे हैं. समझ में आ रही बात सबको? फंडिंग पढ़ते हैं वापस एक बार और. कंपनी का करंट फॉर्मर इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं? सॉफ्ट बैंक जो मैंने बोला सबसे मेजर है. फिर ये सब जापानीज चाइनीज नाम है, तो दीदी जो भी इसको बोलते हैं. ग्रीन ओक्स कैपिटल, सिक्वा इंडिया, लाइट स्पीड इंडिया, हीरो एंटरप्राइज, एयरबीएनबी, चाइना लॉजिंग ग्रुप. है ना? इसमें से इन कितने लोग हैं काउंट करना? 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने लोग हैं मेजर इन्वेस्टर्स? 8 लोग हैं. क्लियर है? यहां तक कितने लोग हैं? वापस बोलो. 8. इनिशियली कंपनी ने सबसे पहले जब पैसा उठाया तो पैसा उठाया 2 लोगों से. कितने लोगों से? 2 लोगों से. है ना? एक तो इसका खुद का पैसा तो है, ये खुद तो है, इसके अलावा 2 लोग और है. कौन से 2 लोग और है? एक तो लाइट स्पीड से, एक तो किससे उठाया? लाइट स्पीड से, और एक उठाया डीएसजी ग्रुप से. ये वाला, ये दीदी वाला जो है. 2 ग्रुप हो गए. कौन कौन से? एक तो लाइट स्पीड और एक ये दीदी वाला जो ग्रुप है. इन 2 लोगों से इसने स्टार्टिंग में पैसा उठाया था. तो स्टार्टिंग में ये 3 लोग ही काम करते थे, रितेश, लाइट स्पीड और डीएसजी ग्रुप. समझ में आ रही बात सबको? फिर धीरे धीरे उन्होंने बाकियों से पैसा उठाना चालू किया. क्लियर कॉन्सेप्ट यहां तक? पहली फंडिंग क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं. इन सितंबर 18 ओयो रेज्ड कितना? $1 billion, of which ROC filing for the amount of $100 million raised from Star Virtue Investment Limited made on 13th February 2019. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, ध्यान से समझना. इन February 19 Oyo received $100 million funding from the Chinese vehicle for hire company. वापस दीदी इन July 19 रितेश अग्रवाल थ्रू, नाम पढ़ो क्या लिखा है? RA हॉस्पिटैलिटी होल्डिंग्स. ये वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जो आपको ये सिखाती है, क्वालिटी डिलीवर करती है रिगार्डिंग होटल मैनेजमेंट. RA हॉस्पिटैलिटी होल्डिंग्स. इसको भी, ये भी किसके अंडर में आ गई? ओयो के अंडर में. अंडर में इन द सेंस कि ये भी ओयो के साथ मिलके काम कर रही है. इन्होंने भी ओयो को पैसा दिया कि साथ में काम करते हैं. क्या नाम है? RA हॉस्पिटैलिटी होल्डिंग्स. क्लियर है यहां तक सबको? इन Cayman Island signed a $2 billion deal to buy back shares from existing investors. इन्होंने बोला एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से तो वापस ले लो शेयर्स और मुझे दे दो आपकी कंपनी में और पैसा. एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कौन से? लाइट स्पीड से ले लिया, सीक्वा के जो स्टेक थे वो ले लिए और किसको दे दिए? RA को दे दिए. क्लियर कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है? In the company to 30%. Company was valued at कितना? $10 billion with this deal. In October 19 ओयो ने F funding raise करी $1.5 billion की. किसके थ्रू? सॉफ्ट बैंक से, लाइट स्पीड वेंचर्स कैपिटल एंड सीक्वा लिमिटेड. जुलाई 19 में ओयो क्लोज्ड अ डेट, और भी लोगों से इसने डेट लिया. कितने का डेट लिया? $660 मिलियन का. क्यों? क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए सिर्फ आपको क्वालिटी पे ही काम नहीं करना पड़ता, आपके रेगुलर एक्सपेंसेस भी होते हैं, और रेगुलर एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए भी कंपनी को पैसा चाहिए. सैलरी देना पड़ेगा, रेगुलर हमारे जो रिपेयर्स मेंटेनेंस होते हैं वो भी कराने पड़ेंगे, तो वो सारी चीजें भी है. उसके लिए डेट भी लिया फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू सर्विस एग्जिस्टिंग लोन्स. पर कोरोना भी तो आया था. कौन से साल में? 2000
2020 में कोरोना आया था। अगर इतने होटल्स चल रहे हैं 2019 तक 20 तक बहुत इसने ग्रोथ किया, अच्छा खासा ग्रो हुआ, 80 कंट्री में आ गया, 2020 तक अपन ने यही बढ़ा था। पर लॉकडाउन में क्या ये रूम्स चले होंगे? तुम्हें नहीं लगता लॉकडाउन में तो ओयो पूरा ही पिट गया होगा, चला ही नहीं होगा? जितना इनका रिटर्न प्रॉफिट, कंपनी में जो पैसा इन्वेस्टर्स ने, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा रखा था, सबको शक शक तो नहीं बोलूंगी मैं, पर सबका पैसा एक तरीके से एकदम से डाउनफॉल पे आ गया। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही सबको? उसमें ही है सारी, बॉक्स वहीं रखा है, वही तो कह रही हूँ। हाँ, वो तो अंदर अलमारी में रखा है। समझ में आ रही है यहाँ तक बात सबको? कोरोना के टाइम पे होटल्स, समझ में आ रहा है ना सबको? पक्का? ऐसे तो लोग ना बहुत हैवी पढ़ा रही हो, अब तो अब हल्का हल्का ही है ना। चलो, अब कोरोना के टाइम पे सारे होटल्स, सब कुछ बंद। कोई घूमने आ रहा है, कोई होटल में रुक रहा है नहीं। 1 2 साल 2.5 साल पूरा बंद, जब तक कोरोना था। हाँ क्या ना? तो लोगों का जब पैसा इतनी ओयो में लगा हुआ है और इतना से एकदम से पूरा ही जीरो हो जाए, तो उस साल कंपनी को लॉस भी हुआ। उस साल कंपनी को क्या हुआ? लॉस भी हुआ, और एक्चुअली बहुत ज्यादा लॉस हुआ, क्योंकि जो कंपनी कमा रही थी वो जीरो पे आ गया। उसको मैं जीरो ही बोलूंगी, 2 सालों में क्या आ गया? जीरो पे आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब भी रितेश अग्रवाल ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम खुद सोचो 2 साल के लिए कोरोना, कोरोना कोई लाइफ टाइम तो नहीं चलेगा। तो इसका मतलब जैसे ही कोरोना वापस, कोरोना खत्म, नॉर्मल सिचुएशन आएगी, तो सबसे पहले लोग घर को छोड़ के भागेंगे और घूमने जाएंगे। बोलो हाँ या ना? तो लोगों को होटल्स की रिक्वायरमेंट फिर से रहेगी, ये तो सबको पता था। इसको भी पता था कि आज 2 साल 3 साल 4 साल जितने साल भी कोरोना रहेगा, उसके बाद लोग अपने घर को छोड़ के तो जाएंगे, क्योंकि वो बोर हो गए, तो उनको तो घूमने वापस जाना है, तो उनको वापस होटल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये डाउनफॉल फॉर टेम्पररी पर्पस है। किसके लिए? पर्पस के लिए, परमानेंट नहीं है। तो हम वापस रिकवर कर सकते हैं, रीग्रो कर सकते हैं। समझ में आ रही बात सबको? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब आते हैं 2021 में, क्या लिखा हुआ है 2021 में? इन्होंने फर्दर और लोगों से पैसा उठाया इस तरीके से। जुलाई 21 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेस इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन ओयो बिफोर इट्स आईपीओ and a multi-year strategic deal was signed in September 21. अक्टूबर 21 में ओयो फाइल्ड इट्स ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। व्हाट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? इसमें से अभी ये 2 शब्द हटा दो, रेड हेरिंग तुम प्रोस्पेक्टस समझो। कंपनी आईपीओ लाएगी तो प्रोस्पेक्टस भी लाएगी, तो कंपनी प्रोस्पेक्टस लेके आई बाजार में, लोगों को बोला कि हमारी कंपनी में क्या करो? इन्वेस्ट करो। बोलो समझ में आ रही है क्या बात सबको? हाँ या ना? फिर जनवरी 22 में मोर देन कितने 500 करंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉइज ऑफ ओयो को हमने 3 करोड़ शेयर्स दिए कंपनी के। द टोटल वैल्यू इन शेयर्स का 330 करोड़ रुपए है, $38 मिलियन एज पर दी वैल्यूएशन। इन जून 24 ओयो ने एक और फंडिंग रेस किया, और इस तरीके से कंपनी के रेवेन्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 19 में रेवेन्यू 629, लॉस 2020 में देखो मेजर कोरोना टाइम 13,122। मेजर जो कंपनी का लॉस था वो उसी टाइम पे था। उसके बाद चेक करो कंपनी 21 22 23 24 में लॉसेस कम ही कर रही है, प्रॉफिट बना रही है। समझ में आ रही है क्या बात सबको? बोलो हाँ या ना? क्लियर है कंपनी का पिक्चर? अब मैं एक सिंपल सा एक चार्ट बनाऊंगी, तुमको अभी सिर्फ देखना है, कॉपी नहीं करना है, पहले सिर्फ देखना मैं बनाऊंगी, उसके बाद अपन इसको डिस्कस करेंगे और पूरा चैप्टर में जो अपन ने पढ़ा वो वापस रिवाइज करेंगे। क्लियर है क्या केस स्टडी? बोलो हाँ या ना? चलो, कितने रुपए मिले, किससे मिले, कौन से साल में मिले, कैसे ग्रोथ हो रही थी। ठीक है, वही ग्रोथ को यहाँ पे थोड़ा सा समरी मैनर में मैंने लिखा है। इनकॉर्पोरेट तो 2012 में हुई, पर काम करना कब से चालू कर दिया था? 2011 में। ठीक है, तो 2011 में जब काम करना चालू किया, ये कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद 2012 में कंपनी ओरावल स्टेस के नाम से हमने इनकॉर्पोरेट करी। समझ में आ रही बात सबको? इसको इनकॉर्पोरेट करने में आप पहले साल से ग्रो नहीं कर रहे थे, इसके आइडिया को पूरा एग्जीक्यूट करने में, इवन वो 2 होटल्स लाने में, या फिर वो जो हमारे पास में 2 होटल्स और 10 रूम थे, वो सब कुछ करने में, कंपनी बनाने में, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में रितेश अग्रवाल को कितने साल लग गए? 3 साल। कितने साल लगे?
कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में, उससे पहले बिजनेस चल रहा था। कंपनी बनाने में कितने साल लगे? कितने साल लगे? मेरे साथ बोलो, कंपनी बनाने में कितने साल लगे? 3 साल। कितने साल? 3 साल। कंपनी बनाने में कैसे बनाते हैं? मम्मी खाना ऐसे ही तो बनाती है। तो कंपनी बनाने में कितने साल लगे? 3 साल। वापस करो, कंपनी बनाने में कितने साल लगे? 3 साल। वापस सबके हाथ चलने चाहिए। कंपनी बनाने में कितने साल लगे? 3 साल। समझ में आ रही बात सबको? उसके बाद स्टार्टेड विथ कितने रुपए से स्टार्ट किया था? 30 लाख की खुद की फंडिंग जो थी वहां से स्टार्ट किया। 2 होटल्स और 10 रूम मिले। 2013 में ओयो कंपनी में और भी लोगों ने इन्वेस्ट किया, जैसे लाइट स्पीड एक कंपनी है, इसने इन्वेस्ट किया। ये भी मेजर इन्वेस्टर्स है सारे, ये हल्के इन्वेस्टर्स नहीं है, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर्स है जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं बहुत लार्ज स्केल पे। जो शार्क्स है वो तो कुछ भी नहीं है, शार्क्स तो 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए देते हैं, ये तो 1000 करोड़ ऐसे रुपए देते हैं, मेजर इन्वेस्टर्स है। तो लाइट स्पीड हो गया, डीएसजी हो गया, और कौन हो गया? रितेश अग्रवाल खुद हो गया। लाइट स्पीड और डीएसजी से और रितेश अग्रवाल, इन तीनों के पास मिलके कितना पैसा हो गया? इन दोनों ने मिला के 4 करोड़ रुपए दिए। कितने रुपए? 4 करोड़। किस किसने मिला के दिए? लाइट स्पीड और डीएसजी ने मिला के कितना रुपए दिया? वापस बोलो। और रितेश के पास खुद के पास कितने? दोनों मिला के? अच्छा, ये दोनों लोगों को कंपनी में पैसा लगाना है तो रितेश अग्रवाल ने बुलाया होगा कि आओ मेरी कंपनी में पैसा लगाओ। तो रितेश अग्रवाल ने 2 लोगों को बुलाया। कितने लोगों को? 2। किस किस को? लाइट स्पीड और डीएसजी मिलकर कितने लोग हो गए? 3। कितने लोग हो गए? 3। और इन तीनों ने मिलकर कितना रुपए इन्वेस्ट किया? मेरे साथ बोलोगे, 4.3 करोड़। कितना इन्वेस्ट किया? 4.3 करोड़। वापस बोलेंगे, कंपनी बनाने में कितने साल लगे? वापस, कंपनी बनाने में 3 साल। कंपनी में 3 लोग आए 2013 में। कितने लोग? 3 लोग। कौन कौन से? लाइट स्पीड, डीएसजी और रितेश खुद। इन तीनों ने मिलके कितना पैसा लगाया? 4.3 करोड़। तो रितेश अग्रवाल ने बुलाया, 3 लोग हो गए, 4.3 करोड़ इन्वेस्ट किया। समझ में आया? पहले बनाई कंपनी, फिर लोगों को बुलाया। पहले कंपनी बनाई, फिर लोगों को बुलाया। पहले कंपनी बनाई, फिर लोगों को बुलाया। क्लियर? बनाई कितने साल में? 3 साल में। बुलाया कितने लोगों को? 3 लोगों को। और कितना पैसा लगाया? 4.3 करोड़। यहां तक क्लियर है सबको? ये 2013 तक पिक्चर क्लियर है तुमको? हाँ या ना? चलो नेक्स्ट। 2014 में इतना पैसा लगाने के बाद इनके पास 11 होटल्स और 104 रूम्स हो गए थे। ठीक है, इसके बाद मार्च 2015 में जैसे जैसे कंपनी में और लोगों ने इन्वेस्ट किया तो ये ग्रोथ करते करते इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, मतलब बाहर के लोगों ने भी इसमें पैसा लगाना इन्वेस्ट कर दिया था, क्योंकि कंपनी एक्चुअली ग्रो कर रही थी। ठीक है, तो 85 होटल्स और 1500 रूम तक ये पहुंच गए। फिर लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने। तो लाइट स्पीड जो पुरानी कंपनी है जिसमें जिसने ओयो में इन्वेस्ट कर रखा है, इसने कंपनी में डिपॉजिट डाला। क्या डाला? डिपॉजिट, मतलब कंपनी को और पैसा दिया। इक्विटी नहीं लिया कंपनी से, कंपनी से कोई इक्विटी नहीं लिया। कंपनी में क्या डाला? मेरे साथ बोलो, डिपॉजिट। क्या डाला? डिपॉजिट डाला। क्या डाला? तो सबसे पहले हमने कंपनी बनाई। क्या बनाई? कंपनी। फिर हमने लोगों को बुलाया, फिर हमने कंपनी में डिपॉजिट डाला। क्लियर है यहां तक सबको? उसके बाद डिपॉजिट डाला, इसके बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आए। कौन आया? इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जब कंपनी में आए 2015 में, जैसे कि सॉफ्ट बैंक हो गया, कितने का फंडिंग दिया? वापस बोलो, कितने का फंडिंग दिया? वापस बोलो, कितने का फंडिंग दिया? 730 करोड़ का। कितने का फंडिंग दिया? तो लाइट स्पीड और सॉफ्ट बैंक, किस किसने? लाइव स्पीड और सॉफ्ट बैंक। सॉफ्ट बैंक ने इन्वेस्टमेंट भी किया, मतलब इक्विटी भी लिया, साथ का साथ डिपॉजिट भी डाला। इक्विटी भी लिया कंपनी में और डिपॉजिट भी डाला। कितना? टोटल 730 करोड़ का। किसने? लाइट स्पीड और सॉफ्ट बैंक ने, दोनों ने मिला के कंपनी को और कितना पैसा दिया? 730 करोड़ अपन ऑन एन एवरेज मान लेते हैं। समझ में आ रही बात सबको? कितना दिया डिपॉजिट? कितना डिपॉजिट डाला? वापस बोलो। तो सबसे पहले कंपनी बनाई। कंपनी बनाई, कितने साल लग गए कंपनी को बनाने में? 3 साल। कितने साल? फिर 3 लोगों को बुलाया, उन्होंने कितना पैसा दिया? 4.3 करोड़ टोटल। समझ में आ रही बात सबको? फिर कंपनी में डिपॉजिट डाला। कंपनी में डिपॉजिट डाला, कितने का फंडिंग डाला? 730 करोड़ का। यहां तक क्लियर सबको? 3 पॉइंट्स अपन ने पढ़े, तीनों क्लियर है सबको? इसके बाद
यहाँ तक क्लियर? इसके बाद 7 लोग हैं, कितने लोग हैं? 7 इन्वेस्टर्स। कितने इन्वेस्टर्स हैं? 7। देखो कौन कौन से, सीक्वो, डीएसजी, रितेश खुद, दीदी, ग्रीन ओक्स, एयरबीएनबी और हीरो। और एक अपना लास्ट में आएगा इन्वेस्टर, उसके अपन बाद में बात करेंगे, है ना। यहाँ पे मैं सॉफ्ट बैंक भी लिख सकती हूँ। बेसिकली मान लो 7 इन्वेस्टर्स है। कितने इन्वेस्टर्स है? जो बाहर से आए हैं। भाई रितेश तो घर का हो गया, उसके अलावा 7 इन्वेस्टर्स है, इसमें सॉफ्ट बैंक भी आ जाएगा, तो टोटल मिला के 7 हो जाएंगे, तभी तो 8 इन्वेस्टर्स टोटल हो गए। तो 7 इन्वेस्टर्स ये है। 7 इन्वेस्टर्स ने मिलके, 7 इन्वेस्टर्स ने मिलके कंपनी में काम चालू किया। कितने इन्वेस्टर्स ने मिलके? 7 इन्वेस्टर्स ने मिलके साथ में कंपनी में काम चालू किया। वापस बोल रही हूँ, 7 इन्वेस्टर्स ने मिलके कंपनी में काम साथ में चालू किया। 7 इन्वेस्टर्स ने मिलके कंपनी में काम साथ में चालू किया। मेरे साथ वापस सेंटेंस बोलोगे, 7 इन्वेस्टर्स ने मिलके कंपनी में काम साथ में चालू किया और इसके लिए चार्ज क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? चार्ज। क्या क्रिएट किया? चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज का मतलब होता है कि आप अगर किसी बैंक से लोन लेते हो, क्या लेते हो? बैंक से लोन लेते हो, तो आपको सिक्योरिटी देना पड़ता है, हाँ या ना। तो इसका मतलब तुमने जो सिक्योरिटी दिया उसको हम कंपनीज एक्ट में चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज। जिसको बोलते हैं चार्ज ऑन असेट। क्या बोलते हैं? चार्ज ऑन असेट। मतलब अगर तुम कंपनी से, तुम बैंक से कोई लोन लेते हो, तो तुम अपनी कंपनी का कोई असेट गिरवी रखोगे, तो जो भी असेट गिरवी रखोगे उसको बोला जाएगा चार्ज। क्या बोला जाएगा? तो वापस बोलते हैं, 7 इन्वेस्टर्स ने साथ में मिलकर काम चालू किया। 7 इन्वेस्टर्स ने साथ में मिलकर काम चालू किया और कंपनी के असेट्स पर चार्ज क्रिएट किया और लोन लिया। क्लियर? यहां तक पक्का? वापस बोलते चलो, कंपनी, कंपनी कितने लोगों ने कंपनी में लोगों को बुलाया। कितना रुपए दिया बुलाने के बाद में? कितना मिला अपन को? 4.3 करोड़। कितना मिला? 4.3 करोड़। यहां तक क्लियर है? किन लोगों को बुलाया था? लाइट स्पीड और डीएसजी को बुलाया था ना, है ना। फिर लाइट स्पीड ने, सॉफ्ट बैंक ने मिलके कंपनी में डिपॉजिट डाला। क्या डाला? डिपॉजिट। कितने का डाला? 730 करोड़ का। कितने का? फिर उसके बाद में 7 इन्वेस्टर्स ने मिलके साथ में काम किया। 7 इन्वेस्टर्स ने मिलके साथ में काम किया और साथ में काम करके कंपनी के असेट्स पे क्या क्रिएट किया? चार्ज। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? श्योर? चलो, इसके बाद 2019 में एक इन्वेस्टर और आया, जिसकी मैं कहती थी ना बहुत मेजर इन्वेस्टर, बहुत बड़ी कंपनी है। क्या नाम है? आर्य हॉस्पिटैलिटी। क्या नाम है? ये कंपनी का 8th इन्वेस्टर है, जो कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज कर रहा है। किसको मैनेज कर रहा है? ये कंपनी का कौन सा इन्वेस्टर है? 8th इन्वेस्टर। कौन सा इन्वेस्टर? 8th, जो कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज कर रहा है। क्या कर रहा है? मैनेज। 8th इन्वेस्टर कंपनी को, कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल को, 8th इन्वेस्टर कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल को, वापस 8th इन्वेस्टर कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल को, वापस बोलते हैं, कंपनी, कितने लोगों ने कंपनी में लोगों को कितना पैसा दिया उन्होंने? 4.3 करोड़। सबसे पहले 4.3 करोड़। उसके बाद इन पुराने लोगों ने कंपनी में डिपॉजिट डाला। क्या डाला? डिपॉजिट। कितने का डाला? 730 करोड़। कितने का? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में कंपनी के 7 इन्वेस्टर्स ने साथ में मिलकर काम किया और कंपनी के असेट्स पे चार्ज क्रिएट किया। उसके बाद कंपनी में 8th इन्वेस्टर आया। कौन सा इन्वेस्टर? इस 8th इन्वेस्टर ने कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल को, इस 8th इन्वेस्टर ने कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज किया। यही काम था ना इसका, आर्य हॉस्पिटैलिटी का। बोलो हाँ या ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को भी? हाँ या ना बोलो। यहां तक डन है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब कंपनी 2019 तक इतना अच्छा काम कर ही रही है, कंपनी ग्रो हो चुकी है काफी हद तक, तो कंपनी ने सोचा कि क्यों ना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटे। कंपनी ने क्या सोचा? हमने जो प्रॉफिट कमाया है उसमें शेयर होल्डर्स को क्या बांटते हैं? डिविडेंड। तो कंपनी ने क्या बांटने का प्लान किया? डिविडेंड बांटने का प्लान किया। क्या बांटने का प्लान किया? कितने लोगों को? कंपनी ने उस टाइम कैपिटल रेज किया था 1230 करोड़ का। कितने का? तो कंपनी ने 1230 करोड़ जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है इतने रुपए के, इनको क्या बांटा? डिविडेंड। क्या बांटा? कितने रुपए के? 1230 करोड़ के इक्विटी शेयर्स पे क्या डाला? क्या बांटा? डिविडेंड बांटा। क्या बांटा? वापस 1230 कितने करोड़ है? 1230 करोड़ रुपीस पे क्या बांटा? डिविडेंड बांटा। क्या बांटा? डिविडेंड। वापस बोलते हैं, कंपनी कितने लोगों के साथ, कंपनी में लोगों को कितने रुपए मांगे? कंपनी में लोगों ने डिपॉजिट कितने रुपए का? 730 करोड़ का। कंपनी के 7 इन्वेस्टर्स ने साथ में मिलके कंपनी के एसेट पे
चार्ज क्रिएट किया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? इसके बाद क्या हुआ, कंपनी के एट्थ इन्वेस्टर ने आके कंपनी को मैनेज किया। क्या किया? कंपनी को मैनेज। उसके बाद कंपनी जब अच्छा खासा ग्रो कर रही है तो कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटना चाहा। कितने शेयर कैपिटल पे? 1230 करोड़ रुपए। यहां तक क्लियर? डिविडेंड बांट दिया। अब पूरा साल होने को आया, इतने सालों से तुमने काम किया, तुमने अकाउंट ही क्लोज नहीं किए। अब डिविडेंड बांट दिया तो अब क्या करना है? अकाउंट क्लोज करना है। क्या करना है? अकाउंट क्लोज। क्या करना है? अकाउंट क्लोज। क्या करना है? अकाउंट क्लोज। अकाउंट क्लोज करना है। पर जब 2019 में आपका डिविडेंड बांटने का आपने कोशिश किया पर कंपनी ने वो डिविडेंड बांटा नहीं। रीजन? 2020 में हिट कोविड, तो कंपनी ने डिविडेंड बांटा ही नहीं। तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं बांटा तो कंपनी ने अकाउंट क्लोज किए, है ना। जब फाइनल डिसीजन हुआ कि डिविडेंड नहीं बांटना है, अकाउंट क्लोज किए। उस साल कंपनी को कितने का लॉस हुआ? 1,28,000 करोड़ का। कितने का लॉस हुआ? 1,28,000 करोड़। अकाउंट क्लोज करने पर कंपनी को पता चला कि हमें कितने का लॉस हो रहा है? 1,28,000 करोड़ रुपए का। कितने का लॉस हो रहा है? 1,28,000 करोड़। वापस बोलो, कितने का लॉस हो रहा है अकाउंट क्लोज करने पर? 1,28,000 करोड़ रुपीस। वापस बोलो, कितने रुपए का लॉस हो रहा है? वापस बोलते हैं स्टार्टिंग से। कंपनी कंपनी कितने लोगों ने मिलके लोगों को कितने रुपए मांगे? कंपनी में डिपॉजिट कितने का? 730 करोड़ का। उसके बाद में कंपनी के 7 इन्वेस्टर्स ने मिलके साथ में क्या किया? चार्ज क्रिएट किया। उसके बाद कंपनी के 8th इन्वेस्टर ने कंपनी को मैनेज किया। क्या किया? मैनेज। उसके बाद कंपनी ग्रो हुई, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ने क्या प्लान किया? डिविडेंड बांटने का प्लान किया। डिविडेंड बांटने का प्लान किया कितने रुपए, कितने कैपिटल पे? 1230 करोड़। कितने कैपिटल पे? उसके बाद कंपनी ने अकाउंट क्लोज किया। कितने का लॉस हुआ? यहां तक क्लियर है? 2 मिनट दे रही हूँ, जितना पड़ा है बिना देखे बोलो वापस मन में। और चेक करो तुमको सारा फिगर, जितने अमाउंट या जितने वर्ड्स मैंने बोले वो सब तुमको याद है क्या? मन में याद करना है, कैसे भी करना है, याद करो। दोस्तों से पूछ लो भले कि बता तेरे को ये आता है क्या, कितने लोगों को बुलाया, कितना फंडिंग किया, कितने इन्वेस्टर्स थे। पूरी स्टोरी याद है क्या सबको? कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक अकाउंट क्लोज हो गए। कितने का लॉस हुआ अकाउंट क्लोज होने पर? 1,28,000 करोड़ का। कितने का लॉस हुआ? 1,28,000 करोड़ का लॉस हुआ। कितने का? इतना नुकसान। तुम्हें नहीं लगता कंपनी को रिव्यू भी करना चाहिए? कंपनी को इसके आगे के स्टेप्स क्या है वो देखने चाहिए कि आगे अपन कैसे अच्छा कर सकते हैं, और इसको रिव्यू भी करो जिससे आगे ऐसा नुकसान ना हो। तो कंपनी ने क्या किया फिर? रिव्यू, दैट इज चेक किया। क्या किया कंपनी ने? चेक किया। क्या किया? चेक किया। और जब कंपनी ने चेक किया तो कंपनी को ये पता चला कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी, अकाउंट्स में रेशियोज पढ़ा है, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो होता है, निकाला है क्या कभी? रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं निकाला? रिटर्न ऑन इक्विटी तो आता ही है 12th में। डिवाइड, ऊपर लिखते हैं अपना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवाइड करते हैं इक्विटी शेयर होल्डिंग से, उसी को तो रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी पर कितना पैसा मिला उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी ने जब चेक किया, वापस सुना, कंपनी ने क्या किया? चेक किया। तो कंपनी को ये पता चला कि रिटर्न ऑन इक्विटी 139% का माइनस में है, लॉस है, प्लस में नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस का 139% है, इसलिए मैंने लॉस लिख के दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करने पर क्या पता चला? कितने का है? 139% का लॉस है। समझ में आ रही बात? वापस बोलेंगे। कंपनी, कितने लोगों ने कंपनी में लोगों को कितने रुपए दिए? 4.3। कंपनी में डिपॉजिट डाला कितने रुपए का?
730 करोड़ का। उसके बाद में कंपनी के 7 इन्वेस्टर्स ने मिलके साथ में काम किया और कंपनी में चार्ज क्रिएट किया। उसके बाद में कंपनी के 8th इन्वेस्टर ने मैनेज किया कंपनी को, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, कंपनी ने डिविडेंड बांटा, कितने का, 1230 करोड़ के इक्विटी शेयर कैपिटल पे, ठीक है। उसके बाद कंपनी में लॉस हुआ, क्या हुआ, अकाउंट क्लोज किया तो क्या आया, लॉस, कितने का आया। फिर कंपनी ने इसको चेक किया तो पता चला रिटर्न ऑन इक्विटी इज -139%। सबको यहाँ तक सब कुछ याद है क्या, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो वेरी गुड, मजा आ गया मतलब मुझे कि तुमको याद है सब कुछ। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। सबसे पहला वर्ड हाईलाइट क्या किया था, चेक करना हिंदी में, कंपनी बनाई थी, कितने साल लगे कंपनी बनाने में, चलो कंपनी बनाने में कितने साल लगे, 3 साल। सेक्शन नंबर 3, अब ये क्या लिख रही हूँ वो सब समझाऊंगी। फिर उसके बाद कंपनी में लोगों को बुलाया था ना, कितने लोगों को बुलाया था, और उन लोगों ने मिलके कंपनी में कितना पैसा दिया, कितना, 4.3 करोड़। कितना पैसा दिया, 4.3 करोड़। यहां तक समझ में आ रहा है सबको। उसके बाद अपन ने क्या किया कंपनी में, उसके बाद अपन ने कंपनी में क्या किया, डिपॉजिट डाला। चेक करो कितने का डिपॉजिट डाला, कितने का डिपॉजिट, 730 करोड़ का, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया, 7 लोगों ने मिलके साथ में काम किया था, 7 लोगों ने मिलके साथ में काम किया था, और क्या किया था, चार्ज क्रिएट किया था, चार्ज क्रिएट किया 7 लोगों ने साथ में मिलके। समझ में आ रही बात सबका, 7 लोगों ने साथ में मिलके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या किया, डिविडेंड, चेक करो नेक्स्ट, 8th इन्वेस्टर आया था। अच्छा 8th इन्वेस्टर कंपनी में क्या कर रहा था, मैनेज कर, क्या कर रहा था, मैनेज, यहां तक कोई प्रॉब्लम। इसके बाद क्या हुआ कंपनी में, क्या किया, इसके बाद कंपनी में डिविडेंड बांटा, कितने का, 1230 करोड़ पर डिविडेंड बांटना, 1230, क्लियर, मैं करोड़ हटा रही हूँ अभी सब में। उसके बाद क्या किया, अकाउंट क्लोज किया, अकाउंट क्लोज किया तो कितने का लॉस पता चला, यहां तक क्लियर है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। नेक्स्ट, इसके बाद क्या किया, चेक किया, ऑडिट, चेक करने का मतलब अकाउंट्स में या कंपनीज एक्ट में क्या हो गया, ऑडिट, क्या किया, ऑडिट किया। इस ऑडिट को या फिर जब मैंने चेक किया तो क्या पता चला, कितने का लॉस आ रहा था रिटर्न ऑन इक्विटी पे, यहां तक सबको क्लियर है क्या, यहां तक बोलो हाँ या ना। अच्छा इसके बाद मैंने 2-3 चीजें और लिखवाई थी, चेक करो इधर आओ। एलएलपी जनवरी 20 में एलएलपी फॉर्म में ओयो ने फॉरेन कंट्रीज में काम चालू किया, और कितनी कंट्रीज में काम चालू किया, 81, कितनी कंट्रीज में, तो एलएलपी में हमारे पास में कितनी कंट्रीज में काम चालू हो गया था, एलएलपी फॉर्म में 81 कंट्रीज में, कितनी कंट्रीज में, 81। और फिर हमारे पास क्या आया, फॉरेन एक्सचेंज, क्या आया भाई, हम जब इंटरनेशनली 80 कंट्रीज में काम करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज भी तो आएगा, क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज, कितना आया फॉरेन एक्सचेंज, 490 मिलियंस का, मिलियंस कितना आ गया, 490 मिलियंस। यहां तक क्लियर है सबको। अब सुनना, यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। एलएलपी फॉर्म में हमने काम चालू किया था कितने कंट्रीज में, 81 कंट्रीज में। इससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आया, इससे हमारे पास क्या आया, कितने का, डॉलर 490 मिलियंस का। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी, बोलो हाँ या ना, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पिक्चर सबको क्लियर है ना। तो ये फटाफट से कॉपी करो, फिर मैं बताती हूँ कि क्या है ये, कॉपी करो जल्दी।
हाँ यही लिखना है, सेक्शन 3 लिखना है इसमें स्टार्टिंग में। इसके बाद में एक काम और करना, एक सेकेंड, बुलाया 3 लोगों को था ना, उसके बाद में कंपनी में पैसा लगाया था, तो इसको लिखो लगाना। और कितना पैसा लगाया था? 4.3 करोड़। और कितने लोगों को बुलाया था हमने? 2 से 3 लोगों को बुलाया था। बुलाया 2 से 3 लोगों का था, उन्होंने पैसा कितना लगाया? 4.3। पॉइंट मत लगाना, जान करके नहीं लगाया। पहले कंपनी बनाई, फिर लोगों को बुलाया, फिर कंपनी में उन लोगों ने पैसा लगाया, डिपॉजिट डाला, चार्ज क्रिएट किया, मैनेज किया, डिविडेंड बांटा, अकाउंट क्लोज किए, इस तरीके से पूरा पिक्चर चल रहा है। यहाँ तक हो गया? मैनेजमेंट जो किया था वो कौन सा इन्वेस्टर था? 8th इन्वेस्टर ही तो था। और ये 8 लोगों की मेन कंपनी हो गई मैनेज करने के बाद। बस यहाँ तक लिखा सबने? पक्का? अब सुनो इधर, अब क्या है ये और ये क्यों लिखवाया है मैंने, है ना? कंपनी बनाई, इसका जो चैप्टर है, इंडेक्स पे आते हैं अपन। आईसीआई का मॉड्यूल खोल लेती हूँ मैं, बेटर रहेगा। अच्छा, चैप्टर 2 से नाम पढ़ते जाना। सबसे पहले तुमने क्या लिखा है? कंपनी बनाई। कंपनी बनाई को इंग्लिश में चैप्टर 2, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी बनाई, कौन सा चैप्टर हो गया? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के सेक्शन स्टार्ट होते हैं सेक्शन 3 से। 3 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई थी। कितने लोगों ने मिलकर? 3 लोगों ने। तो सेक्शन कहां से स्टार्ट होता है? 3 से। समझ में आ रही है बात सबको? तो कंपनी बनाई इज कौन सा सेक्शन? 3। और ये चैप्टर कौन सा है हमारा? अभी लिखना मत, चैप्टर कौन सा हमारा ये? इनकॉर्पोरेशन। समझ में आ रहा है क्या सबको? सेक्शन नंबर 3 से इनकॉर्पोरेशन चैप्टर स्टार्ट होता है। सेक्शन 2 तो डेफिनेशंस का है, सेक्शन 3 हमने ओपीसी पढ़ा था ना। ओपीसी का जो सेक्शन है वो मेन सेक्शन इनकॉर्पोरेशन का है, उसमें बता रखा है कि ओपीसी कैसे बनती है। तो इनकॉर्पोरेशन में ओपीसी कैसे बनती है वो भी बता रखा है। तो सेक्शन 3 इनकॉर्पोरेशन का है, जिसमें ये भी बता रखा है कि कंपनी कैसे, ओपीसी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है। क्लियर है? तो इनकॉर्पोरेशन कौन से सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है? 3, जिसमें हमने कंपनी बनाई। कितने लोगों ने मिलके? 3 लोगों ने मिलके। ठीक है? कितने लोगों को बुलाया था हमने इन्वेस्ट करने के लिए? लाइट स्पीड को, डीएसजी और रितेश तो एक्स्ट्रा है। तो 2 से 3 लोग हो गए कंपनी में। कितने लोग हो गए? 2 से 3 लोग। तो कंपनी में आपने लोगों को बुलाया। कंपनी में लोगों को बुलाओगे, कैसे बुलाओगे? प्रोस्पेक्टस इशू करके, इनविटेशन। कैसे बुलाओगे लोगों को? प्रोस्पेक्टस इशू करके, शेयर्स अलॉट करके। समझ में आ रही बात सबको? तो मेरा चैप्टर नंबर 3 विच इज कंपनी में लोगों को बुलाया, कौन सा चैप्टर है ये? प्रोस्पेक्टस। समझ में आ रही है? ये प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 23 से। 2 से 3 लोगों को बुलाया। कहां से स्टार्ट होता है? सेक्शन नंबर 23 से, जहां पे आप कितने लोगों को बुला रहे हो? 2 से 3 लोगों को। समझ में आ रही है बात सबको? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नेक्स्ट, आपने कंपनी में पैसा लगवाया। कितना पैसा लगवाया आपने कंपनी में? 4.3 करोड़। आपने कंपनी में पैसा लगवाया इज शेयर कैपिटल।
चैप्टर 4, कंपनी में पैसा लगाया तो शेयर कैपिटल ही तो हो गई कंपनी के लिए, हाँ या ना? कितना पैसा लगाया था? 4.3। तो कंपनी में जो पैसा लगाया दैट इज शेयर कैपिटल चैप्टर नंबर 4, जिसके सेक्शन स्टार्ट होते हैं 43 से, क्योंकि तुमने 4.3 करोड़ रुपीस लगवाए थे। समझ में आ रही है क्या बात सबको? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसमें किसी को भी? श्योर? यहाँ तक क्लियर है? नमन, कॉपी बाद में करेंगे, पहले सिर्फ सुनो, ठीक है? अब सुनो, इसके बाद इन लोगों ने मिलकर डिपॉजिट डाला था। डिपॉजिट डाला था, कितने रुपए का डिपॉजिट डाला था? 730 करोड़ का डिपॉजिट डाला था। चैप्टर नंबर 5, डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनी। चैप्टर नंबर 5 का नाम पढ़ो, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनी। तो क्या हमने लिया डिपॉजिट? कितने रुपए का लिया था? 730 करोड़ का। कितने का डिपॉजिट? तो जो डिपॉजिट वाला चैप्टर है हमारा, उसके सेक्शन स्टार्ट होते हैं कहां से? नहीं, 470 तो टोटल सेक्शन से, इग्नोर जीरो, इग्नोर जीरो, 73 सेक्शन से, जीरो इग्नोर करो। समझ में आ रही है? जीरो इग्नोर करना है अपन को हर जगह पे। 73 सेक्शन से कौन सा स्टार्ट होता है? डिपॉजिट्स वाला। क्लियर है? फिर 7 लोगों ने मिलके, 7 इन्वेस्टर्स ने मिलके साथ में काम किया और चार्ज क्रिएट किया। 7 लोगों ने मिलके साथ में काम किया, चार्ज क्रिएट किया। चैप्टर नंबर कहाँ गया? 6, चार्जेस। चैप्टर नंबर 6, चार्जेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, जिसका मतलब तो यही होता है कि आप लोन लेते हो तो असेट गिरवी रखते हो ना, वही चैप्टर है ये, जिसको आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? चैप्टर नंबर 6, चार्जेस, जिसमें कितने लोग काम कर रहे थे? 7 लोग साथ में मिलके काम कर रहे थे। तो इसीलिए कहां से स्टार्ट होता है? सेक्शन नंबर 77 से। यहां तक क्लियर है? बोलो हाँ या ना? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? चलो, इसके बाद यहाँ तक तो सब क्लियर है। इसके बाद 8th इन्वेस्टर आया था, RA हॉस्पिटैलिटी वाला, याद है? 8th इन्वेस्टर मैनेज कर रहा था। 8th इन्वेस्टर क्या कर रहा था? मैनेज। 8th इन्वेस्टर आते ही 8 लोग हो गए। 8th इन्वेस्टर आते ही कितने लोग हुए? 8th इन्वेस्टर आया, 8 लोग हो गए। सेक्शन नंबर 88, कौन सा सेक्शन? 88। ये क्या कर रहा है 8th इन्वेस्टर आके? कंपनी को मैनेज। तो नेक्स्ट चैप्टर है कंपनीज एक्ट का, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा चैप्टर है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आ रही है क्या बात सबको? तो चैप्टर नंबर 8 हो गया हमारे पास में। जो स्टार्ट हो रहा है सेक्शन नंबर 88 से, चैप्टर हो गया मैनेजमेंट। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद आपने क्या बांटा? डिविडेंड। क्या बांटा? कितने कैपिटल पे? 1230। तो नेक्स्ट चैप्टर इज डिविडेंड, जिसके सेक्शन स्टार्ट होते हैं 123 से। अब 1230 मत बोलना प्लीज, जीरो इग्नोर्ड है, 123 से। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है क्या? डिविडेंड कहाँ बांटा? 123 सेक्शन से डिविडेंड बांटा। अकाउंट्स क्लोज किए, कितने का लॉस हुआ था? अकाउंट्स क्लोज किए, कितने का लॉस हुआ? नेक्स्ट चैप्टर अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, सेक्शन नंबर 128 से स्टार्ट होता है। फिर क्या किया? ऑडिट करवाई, चेक किया, है ना? क्या पता चला? कितने का लॉस हो रहा है? रिटर्न ऑन इक्विटी 139% का लॉस आ रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी पे। तो नेक्स्ट चैप्टर इज ऑडिट, जहां पर हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है 139 से। नहीं, कुछ कुछ इसमें रियल था, कुछ कुछ मैंने जान करके डाला था। जैसे ये लॉस ऑब्वियसली ये है, 139% गलत है ना? 1230 सही है, 8th इन्वेस्टर 77, बाकी सब कुछ सही है। कुछ कुछ मैंने जान करके डाला है जिससे तुम्हें सेक्शंस याद रहे। कुछ जगह वो ऑटोमेटिकली हो गया, कुछ जगह मेरे को अमाउंट चेंज करना पड़ा, सो दैट सेक्शंस याद रह जाए। समझ में आ रही है कि बात सबको? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहाँ तक हमारा कोर्स है ऑडिट चैप्टर तक। यहाँ पे हमारा सेक्शन 148 खत्म होता है। हमारे पास जो कोर्स में है ना 31 से लेकर 148 तक, वो यही है। अब क्या है सुनना था ध्यान से। चलो, ये जो फर्स्ट चैप्टर है इनकॉर्पोरेशन वाला, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सेक्शन नंबर 3 से। और ये वाला चैप्टर प्रोस्पेक्टस वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इसका मतलब ये 22 पे खत्म हो जाएगा। भाई ये वाला चैप्टर प्रोस्पेक्टस वाला 23 से चालू हो रहा है, तो पुराना चैप्टर 22 पे खत्म होएगा ना? हाँ या ना? ये चैप्टर 43 से चालू हो रहा है, तो ये चैप्टर कहाँ खत्म हो जाएगा? 42 पे। ठीक है ना? ये वाला चैप्टर
शेयर कैपिटल वाला 43 से स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 73 से, तो ये कहाँ खत्म हो जाएगा 72 पे। समझ में आ रही है बात सबको? नेक्स्ट डिपॉजिट वाला चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 73 से, और रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज वाला तो ये कहाँ खत्म हो जाएगा, ये कहाँ पे खत्म होगा चार्ज वाला चैप्टर 87 पर खत्म हो जाएगा, है ना। अच्छा मैनेज वाला चैप्टर कहाँ खत्म होगा, मैनेजमेंट वाला 122 पर खत्म हो जाएगा, डिविडेंड वाला 127 पर खत्म हो जाएगा, ऑडिट वाला अकाउंट्स वाला चैप्टर 138, ऑडिट वाला 148 तक, दैट इज सेक्शन 1 से लेकर 148 तक हमारे सारे चैप्टर्स। यहां तक समझ में आ रही है क्या बात? बोलो हाँ है ना। पर इसके बाद मैंने और भी चीजें लिखाई थी। एलएलपी 81 कंट्रीज में था, याद है क्या? 81 कंट्रीज एलएलपी में इनकॉर्पोरेट करके काम चालू किया। एलएलपी के टोटल सेक्शंस ही 81 है। एलएलपी के टोटल सेक्शन से कितने हैं 81, 1 से लेकर 81 तक एलएलपी के सेक्शंस पढ़ने कॉर्पोरेट लॉ में। समझ में आ रही बात सबको? फॉरेन एक्सचेंज कितना मिला था जब बाहर काम करना चालू किया? $490 का। तो ये जो $490 का फॉरेन एक्सचेंज मिला, तो फॉरेन एक्सचेंज के 49 सेक्शन पढ़ने हैं। ऐसा नहीं 49 से स्टार्ट हो रहा है, 49 सेक्शंस पढ़ने हैं फॉरेन एक्सचेंज के। क्लियर है क्या? अब तुम बोलोगे कि ये सेक्शंस हमको यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक क्या है और कैसे याद होगा? धीरे धीरे जैसे जैसे अपन ज्यादा ज्यादा पढ़ेंगे तुमको याद होता जाएगा। ये एक स्क्रिप्ट है जिसमें तुमको पता रहेगा कि कौन सा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। समझ में आ रही है क्या बात? सबको क्लियर है पूरा? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको फटाफट से कॉपी कर लो, बाकी अपन पढ़ेंगे कल। जल्दी से चैप्टर सेक्शन सब कुछ कॉपी करो। समझ में आया ना सबको कि चैप्टर क्या है? ये हमारा कोर्स है कॉर्पोरेट लॉ का। अब कल से चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा अपना, जो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड फोकस और स्पीड अब थोड़ा सा बढ़ेगा। हम्म 2 मिनट, 2 मिनट और लगेंगे फिर क्लास ओवर है। बस 2 मिनट। तो बोलो क्लियर है क्या? ये सबने कॉपी कर लिया? क्लियर? चलो एक बार जो स्क्रिप्ट पढ़ी थी उसको थोड़ा सा समरी में वापस बोलते हैं, जिससे पता रहेगा कि हमको सेक्शंस याद हुए कि नहीं हुए। कंपनी बनाई, कंपनी बनाई 3 लोगों ने। सेक्शन नंबर 3, चैप्टर का नाम इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन कौन से सेक्शन से होता है? कंपनी, सेक्शन नंबर 3 से। उसके बाद में आपने कंपनी में लोगों को बुलाया। कितने लोगों को बुलाया था? 2 से 3 लोगों को। तो कंपनी में बुलाया मतलब क्या?
प्रोस्पेक्टस, बुलाया मतलब कैसे बुलाओगे कंपनी में, प्रोस्पेक्टस इशू करके, तो सेक्शन नंबर 23 से स्टार्ट होता है, 2 से 3 लोगों को। फिर इन लोगों ने कितना पैसा लगाया कंपनी में, 4.3, दैट इज सेक्शन नंबर 43। कंपनी में पैसा लगाया मतलब शेयर कैपिटल, सेक्शन 43 से स्टार्ट होता है। जो हम पढ़ेंगे ना इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, वो 43 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, लोगों को बुलाने के बाद में डिपॉजिट्स डाला। इन लोगों ने क्या डाला, डिपॉजिट्स डाला। कितने डिपॉजिट डाले, 730 करोड़ के, तो सेक्शन नंबर 73 से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद में कितने लोग हो गए अब कंपनी में 7 लोग हो गए। कितने लोग, 7 लोगों ने साथ में मिलके क्या किया, तो चार्ज का सेक्शन कहां से स्टार्ट होता है, 77 से। इसके बाद कंपनी में कौन आया, 8th इन्वेस्टर आया, जिसके आने से अब कंपनी में कितने लोग गए 8 लोग गए। तो सेक्शन नंबर 88 में कंपनी में क्या होता है, मैनेजमेंट, क्या होता है। इसके बाद कंपनी अच्छा खासा ग्रो करी तो कंपनी ने डिविडेंड बांटा, क्या बांटा, डिविडेंड बांटा। कितने कैपिटल पे, 1230 करोड़, सेक्शन नंबर 123 से स्टार्ट होता है। उसके बाद डिविडेंड बांटने के बाद कंपनी के अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे, कितने के लॉस पे, 1,28,000 करोड़ के लॉस पे, सेक्शन नंबर 128 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का। क्लियर। इसके बाद में कंपनी का इतने लॉस को रिव्यू ऑडिट तो करना पड़ेगा, तो ऑडिट का सेक्शन स्टार्ट कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितने का नुकसान बताया, 139 से स्टार्ट होता है। एलएलपी 81 कंट्रीज 81 सेक्शन है, फॉरेन कंपनी में 490 का फॉरेन एक्सचेंज आया तो 449 सेक्शन है। क्लियर, पक्का, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को। कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, कोई प्रॉब्लम। ओके गाइज, बाय बाय, नाइस डे, टेक केयर।